नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जीए मिसलेनियस का जून और जुलाई दोनों को साथ में कवर करने वाले हैं और जल्दी ही कर लेंगे। ज्यादा न्यूज है नहीं, ठीक है। मतलब ज्यादा न्यूज तो है, लेकिन फिर भी जल्दी हम लोग कर लेंगे। अपने दिमाग को हम लोग को यही बोलना है कि बस 150 न्यूज, बस अरे ये तो आराम से याद हो जाएगा, अब तो याद हो भी गया। ऐसे आपको दिमाग को फेक करना है, समझे। दिमाग को बेवकूफ बनाना है ताकि दिमाग आपके लिए काम करे, ठीक है। हमेशा अपने आप को बोलना है कि हम एग्जामिनेशन क्रैक कर लिए यार, हमको तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हम क्रैक कर लेंगे। इतना आसानी से क्रैक हो गया यार, वाह वाह यार, जितना भी हम पढ़े थे हम इतना लकी कैसे हो सकते हैं। वाह यार वाह, इतना अच्छा है। एग्जामिनेशन जब आप बैठिएगा तब भी आप यही सोचिएगा, भले आपको क्वेश्चन नहीं आता हो तो आपको लग रहा हो कि यार इमेजिन करिए और सोचिए अपने मन में, बार बार अपने आप को बोलते रहिए, वाह यार हम तो सॉल्व कर लिए, वाह यार हम तो सॉल्व कर लिए, ये तो बड़ा हार्ड लग रहा था लेकिन हम तो सॉल्व कर लिए, हम तो सॉल्व कर लिए यार, मजा आ गया। गजब यार, गजब मजा आ गया। भगवान का दया है मेरे पे, भगवान का दया है। एक्चुअली में ना भी हो ना तो भी आप इसको फेक करिए, भगवान को बस मतलब अपने मन में बोलते रहिए, मन को बोलते रहिए, मन को समझाते रहिए कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। हम तो थके हुए ही नहीं है। आपको मालूम है कि हमने बॉडी को मेरा बॉडी थका हुआ है, हमको मालूम ही नहीं चलता है थके हुए हैं, क्योंकि माइंड को ट्रेन कर लिए, माइंड को थके हुए नहीं है। हो गया, हम तो एकदम पूरा फिट है। वाह, बहुत अच्छे हैं हम तो। हमको तो प्रॉब्लम होता ही नहीं है, भगवान तो मेरे साथ है, भगवान तो मेरे पीछे खड़ा हुआ है, कोई टेंशन का बात नहीं है, सब कर लेंगे हम लोग तो। ठीक है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। ठीक है, 66 वैकेंसी है, इसको भी भूल जाइए। ठीक है, आप सोचिए आप अपना बेस्ट दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं तो दीजिए। ठीक है, एक और बात मैं आपको कहूंगा यहाँ पर कि फाइटिंग एटीट्यूड लेकर के आइए। अभी जो है विनर माइंडसेट का जरूरत नहीं है। अब तक विनर माइंडसेट की जरूरत था कि हम कर लेंगे और हम किए हैं। ठीक है, आई एम द बेस्ट, ये विनर माइंडसेट था अब तक। अभी जो आपका माइंडसेट होगा वो होगा फाइटर माइंडसेट। ठीक है, जब अकबर या फिर शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये क्या है, ये लोग तो विनर थे, ये लोग तो अपना राजा थे। लेकिन जब लड़ने जाते थे तो अपना राजा को पीछे रख देते थे, अपना राजा वाला एटीट्यूड को पीछे रख देते थे और स्टार्ट करते थे फाइटर वाला एटीट्यूड। अभी आपका वो वाला टाइम है कि आप फाइटिंग एटीट्यूड के साथ जाइए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि रणभूमि में आप आखिरी सांस तक लड़ेंगे, बोलिए यार हारिएगा नहीं, अगर आप ये कर लेंगे तो आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। कहीं पर है ना, बॉन्ड पेपर में मेरे लिखवा लीजिए, अगर आप ये कर लिए कि आखिरी सांस तक आप लड़ लिए तो आप जीत जाएंगे, क्योंकि आखिरी सांस तक कोई रहेगा ही नहीं वहां पर। एग्जामिनेशन जो है वो टफ होगा, मैं मानता हूँ एग्जामिनेशन टफ होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पढ़ा है तो भी समझ में नहीं आएगा, नहीं पढ़ा है तो भी समझ में नहीं आएगा। तो कौन पास होगा, पास वही होगा जो कि दिमाग लगा करके शांति से पेपर को सॉल्व करेगा। ठीक है, फाइटिंग एटीट्यूड के साथ सॉल्व करेगा। ठीक है, अब हम लोग बिना किसी देरी के जीए मिसलेनियस का टॉप 150 न्यूज को कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर 150 न्यूज है नहीं, ठीक है। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर न्यूज को गिनूं और कह दूं कि ये 150 है, 200 है, वो तो खैर कर नहीं सकता मैं। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि 150 न्यूज का है। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप याद कर लेंगे कि यार ये तो सिर्फ 140 न्यूज है, तो बाकी 10 न्यूज कब देंगे सर। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही ओवरऑल लिख लिए हैं टॉप 150 न्यूज। मेरे हिसाब से जून जुलाई का द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये वाला। ठीक है, तो ये और इससे पहले जो वीडियो आया वो, ये दोनों आप बढ़िया से कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा जीए मिसलेनियस को लेकर के। साथ में एचडीजी रिपोर्ट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एचडीजी का सारा नंबर आपको याद होना चाहिए, एचडीजी 1 से लेकर एचडीजी 17 तक। इसके बाद आरबीआई वेबसाइट में आपको बहुत सारा डेटा रहता है, सीआर, एसएलआर, ठीक है, उसके बाद एमएसएफ रेट, एचडीएफ रेट, ये सब रेट भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसका मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, कल को प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अगर आप पहले कर लोगे तो आप एक कदम आगे रहोगे, है ना। ठीक है, अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, काफी समय हम लोग व्यतीत कर दिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जून मंथ का क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जून मंथ का डाला है, यहाँ जुलाई मंथ का डाला है। ठीक है, तो जून मंथ का देखते हैं। देखिए जून मंथ में सबसे पहले 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे है। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले तो दूध ही पीता है ना, और हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो जून से कर रहे हैं, तो जून में सबसे पहला दिन क्या करेंगे, दूध पियेंगे और पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, इसीलिए 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे है। इसके बाद 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। मैंने आपको बोला था कि एक मेरी फेवरेट मिस थी, मैम थी, उसका बर्थडे था 5/6/90। ठीक है, 5/6/90 में उनका बर्थडे था, तो 5/6/90, 5/6, 5 जून, उस दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, जिस दिन हम लोग उनको फूल दिए थे मैम को। ठीक है, इस तरह से आप याद करिएगा, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 7 जून को फूड सेफ्टी डे है। ठीक है, सात सात एक मैजिकल नंबर है ना, तो वहां पर हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, ये समझ लीजिए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 17 जून, 17 में है खतरा। ठीक है, इसीलिए किस चीज का खतरा, अकाल का खतरा। ठीक है, तो यहाँ पर इस दिन को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, 19 जून को है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। ठीक है, 20 जून को है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ठीक है, 20 जून
2020 में कोविड-19 आ गया था। मेरी मम्मी हमको बोलती है कि 20 जून जो है 20 में 20 है, मतलब कि उसमें है ज़हर। तो 20 में ज़हर है तो ज़हर देख कर के आदमी भाग जाएगा ना, तो कहीं दूसरा जगह में शरण लेगा। इसीलिए ये है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है? 21 जून को है इंटरनेशनल योगा डे। इसको आप याद रखिएगा। हर बार इंटरनेशनल योगा डे में हलचल मचा रहता है हमारे देश में। तो इंटरनेशनल योगा डे कब है? 21 तारीख को। 21 जो है वो शगुन का नंबर होता है, इसीलिए 21 जून को है, ठीक है? इसके बाद 23 जून को है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, ठीक है? इसके बाद 23 जून को ही है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 24 जून को है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी। इसके बाद 25 जून को है वर्ल्ड विटिलिगो डे। ये विटिलिगो डे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए विटिलिगो नाम का एक बीमारी होता है। किसी का बॉडी में ना अगर मान लीजिए कि अलग-अलग कलर निकल के आ गया है, समझे? वो एक ही कलर नहीं है, जैसे मेरा क्या है, मेरा है ब्राउन, किसी का होगा व्हाइट, तो किसी का मान लीजिए ब्राउन व्हाइट ऐसे करके है, उसको बोलते हैं विटिलिगो। अभी फिलहाल में एक कोई सेलिब्रिटी थी, सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी थी, जो कि बहुत सुंदर थी और उसको कांस फिल्म फेस्टिवल में भी उसको बुलाया गया था, ठीक है? तो वो बहुत जल्दी ही बहुत फेम हासिल कर ली थी। उसको ये बीमारी था, विटिलिगो बीमारी। अब चूँकि वो बहुत सुंदर थी, तो ये न्यूज़ में आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि उसको कौन बीमारी था, ठीक है? तो इसीलिए पूछ लिया विटिलिगो डे, वर्ल्ड विटिलिगो डे कब हुआ था? तो 25 जून को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद 1 जुलाई को क्या है? नेशनल डॉक्टर डे, ठीक है? अब देखिए, जून में आप जून का पहला दिन पूरा दूध पी लिए होंगे, तो तबीयत खराब हो गया होगा, गैस वगैरह हो गया होगा, तो फिर आप 1 जुलाई का पहला दिन को डॉक्टर दिखाने जाएँगे। इसलिए नेशनल डॉक्टर डे हो गया आपका 1 जुलाई, ठीक है? 2 जुलाई को है वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई को है इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे, प्लास्टिक बैग फ्री डे, ठीक है? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, काम कौन बिगाड़ता है? प्लास्टिक बैग, ठीक है? तो प्लास्टिक बैग इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे हम लोग 3 जुलाई को मनाएँ। 10 जुलाई को हम लोग ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मनाएँ। 11 जून को हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाएँ। एक और एक मिलकर के कम्युनिटी बनता है, मैंने आपको बार-बार बोला था, वहीं पर है लगा हुआ। एक और एक मिलकर के कम्युनिटी बनता है, मैंने आपको बार-बार बोला था, इसीलिए सस्टेनेबल कम्युनिटी एसडीजी 11 था, आपको याद होगा। तो एक-एक मिलकर कम्युनिटी बनता है, तो 11 जून, यहाँ गड़बड़ कर दिया मेरा स्टार्ट, 11 जुलाई होगा। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ठीक है? 12 जुलाई को पेपर बैग डे है, ठीक है? 3 जुलाई को बोलता है कि प्लास्टिक बैग खत्म कर दो और 12 जुलाई को बोलता है कि पेपर बैग को हासिल कर लो, ठीक है? 1 मिनट मुझे दीजिए, बहुत मैसेज आ रहा है कि तो मैं ठीक 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है, ठीक है? साथ में अब और इम्पोर्टेंट डेज है, 29 जुलाई को है वर्ल्ड ओआरएस डे, ठीक है? और 30 जुलाई को है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ठीक? ये तो गया जून और जुलाई का। इसके बाद हम लोग अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं, तो जून जुलाई का अपॉइंटमेंट देखेंगे, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स देखेंगे, तो अब बहुत सारा न्यूज़ देखेंगे जून जुलाई का साइमल्टेनियसली। किस तरीके से कवर करेंगे हम लोग, जो भी हाइलाइटेड पोर्शन है, वो द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही कुछ न्यूज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने हाइलाइट नहीं किया है, तो उसको भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका 90% इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी बच जाएगा न्यूज़, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा मेरे पीडीएफ से। ये पीडीएफ मैं आशा करता हूँ कि आपने प्रिंट आउट निकाल कर के रखा हुआ है, ठीक है? ये जो पीडीएफ है आपको एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले भी देखना पड़ेगा, ठीक है? अब तो बचा ही नहीं है समय, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, रवि अग्रवाल जो है इसको अपॉइंट कर दिया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस हम लोग लेना चाहते हैं, इनकम टैक्स लेना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग वहां पर रवि अग्रवाल को लगाए हैं। रवि, जो सन उग रहा है, सन उग रहा है तो ज्यादा टैक्स आएगा, सन उग रहा है तो ज्यादा टैक्स आएगा, समझे? तो रवि अग्रवाल को हम लोग अपॉइंट किए हैं एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, ठीक है? इसके बाद इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है, इसका क्या नाम है? यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। इसके अंदर वाइस चांसलर बनाया गया है साइमन मार्क को, ठीक है? ये साइमन मार्क क्या है? ये प्रोफेसर है, इंटरनेशनली स्ट्रेटजिस्ट है, ठीक है? तो इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहां पर है? मुंबई में है। क्या नाम है? यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। और इसमें वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है, किसको किया गया है? साइमन मैक को किया गया है, ठीक है? इसके साथ अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आया है, ठीक है? इसमें क्या है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया में गिरीश टंटी, ठीक है, इसको अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चेयरमैन। तो गिरीश टंटी बन गए हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के चेयरमैन, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके बाद एके चौधरी और सीएस कर, इन लोगों को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है आरबीआई का, ठीक है? तो आरबीआई हैज अपॉइंटेड अर्नब कुमार चौधरी एंड चारुलता एस कर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, याद रखिएगा इस बात को। धीरेन्द्र ओझा, इसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी, ठीक है? धीरेन्द्र ओझा। इसके बाद यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर मनोज सैनी, ठीक है, ये रिजाइन कर दिए हैं। कह रहे थे
कह रहे थे कि ये पर्सनल रीजन की वजह से रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन ये तभी रिजाइन किए हैं जब पूजा खेड़कर का केस हो रहा था, समझे, उस समय ही ये रिजाइन किए हैं। मनोज सैनी, कैसे आप याद करेंगे मनोज सैनी, एक 12th फेल का मूवी आया था ना, 12th फेल, उसमें कौन था, मनोज ही तो था शायद, हाँ। तो मनोज जो है वो यूपीएससी क्रैक किया था, तो अब वो जो है रिजाइन कर दिया, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और किसका डर से, पूजा खेड़कर का डर से, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा न्यूज देखते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि टीवी, इंडिया टीवी रजत शर्मा को इलेक्ट किया गया है एनबीडीए का प्रेसिडेंट। एनबीडीए का क्या फुल फॉर्म है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। तो इसके अंदर एनबीडीए का प्रेसिडेंट बनाया गया है रजत शर्मा को, ठीक है, जो कि आपकी अदालत ये चीज कर रहा है ना, हाँ, तो वो उसको बनाया गया है। इसके बाद शेफाली वर्मा जो है वो फास्टेस्ट वुमेन डबल सेंचुरी बनाई है टेस्ट क्रिकेट में। तो वुमेन टेस्ट क्रिकेट चल रहा था जिसमें शेफाली वर्मा इंडिया की खिलाड़ी है और वो डबल सेंचुरी स्कोर की है, और वो भी एरा गेरा नहीं, फास्टेस्ट, टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट डबल सेंचुरी स्कोर करने वाली पहली महिला बन गई है शेफाली वर्मा। किसके अगेंस्ट में है, साउथ अफ्रीका। इंडिया जो है इस बार वर्ल्ड कप भी जीता साउथ अफ्रीका, और शेफाली वर्मा भी है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही डबल सेंचुरी बनाई है टेस्ट क्रिकेट में, वो भी फास्टली, है ना। इससे पहले जो है डबल सेंचुरी बनाई थी मिताली राज। मिताली राज स्कीपर थी पहले, यानी कि पहले की कैप्टन थी वुमेन क्रिकेट टीम की, ठीक है। अभी वुमेन क्रिकेट टीम की कौन कैप्टन है, हरमनप्रीत कौर, ठीक है। ये टी20 में बहुत ज्यादा रन बनाई थी। शेफाली वर्मा जो है ये फास्टेस्ट वुमेन डबल सेंचुरियन बन गई है टेस्ट क्रिकेट की। किसके अगेंस्ट में मारा है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में मारा है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोग इंडिया वर्ल्ड कप जीते थे, टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है। टी20 वेटरन डेविड विसे जो है वो इंटरनेशनल रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। ये कहाँ का है, नामीबिया का है। इसके बाद इस्टोनिया का साहिल चौहान, इस्टोनिया का साहिल चौहान जो है वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड था फास्टेस्ट टी20 सेंचुरी, यानी 20 ओवर का गेम में सबसे फास्ट 100 रन बनाने का रिकॉर्ड था क्रिस गेल का। कहां पर, आईपीएल में। आईपीएल में 30 बॉल में 100 रन बना दिया था, 2013 का बात है, आरसीबी से खेल रहा था और 30 गेंद में 100 रन बना दिया था, एकदम तगड़ा रिकॉर्ड था वो। तो वो रिकॉर्ड भी टूट गया है, किसने तोड़ा है, साहिल चौहान ने तोड़ा है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, इस्टोनिया के हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि साहिल चौहान कहाँ के हैं, इस्टोनिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। आपको लगेगा कि यार ये तो इंडिया है, बांग्लादेश का हो सकता है, इस्टोनिया का नहीं होगा, नाम लग रहा है साहिल चौहान, हो सकता है कि ये चीज आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके बाद लास्ट है, लास्ट नहीं अगला है, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को आप जानते होंगे, ये एकदम बेस्ट इंडियन फुटबॉलर है, ठीक है, जो कि रिटायरमेंट ले लिए हैं। तो ये लास्ट मैच जो खेले थे वो कुवैत के अगेंस्ट था, ठीक है। और वो मैच जो है कोई जीता नहीं, इंडिया और कुवैत के बीच में ड्रॉ हो गया, 0-0 हो गया, कोई जीता ही नहीं, ठीक है। सुनील छेत्री जो है इंडिया के एकदम हाईएस्ट गोल स्कोरर है, 94 गोल स्कोर किए, ठीक है। इतना ही रोनाल्डो और मेसी का भी है, ठीक है। लेकिन रोनाल्डो मेसी को इसीलिए इतना अधिक पूजा जाता है क्योंकि वो डिफिकल्ट टीम के साथ स्कोर किए हैं, ठीक है। और हम लोग का जो भारत है वो उतना लेवल पे पहुंच नहीं पाया है फुटबॉल के केस में, लेकिन हमारे इंडिया में सुनील छेत्री जो है वो टॉप फुटबॉलर है, ठीक है। और वो इस बार ले लिए हैं रिटायरमेंट। तो कहां पर वो रिटायरमेंट लिए हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में रिटायरमेंट लिए हैं। इसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ये लोग रिटायरमेंट ले लिया है टी20 आई से, समझे। ये 20 ओवर का गेम नहीं खेलेगा, 50 ओवर का खेलेगा और टेस्ट मैच खेलेगा, लेकिन टी20 आई नहीं खेलेगा। इस बार रोहित शर्मा अपना कैप्टेंसी में जिता दिया वर्ल्ड कप, अब वो लोग बोला कि अब हम नहीं खेलेंगे, ना रोहित शर्मा खेलेगा अब, ना विराट कोहली खेलेगा, ना रविंद्र जडेजा खेलेगा, ठीक है। इसके बाद मनोज मित्तल, मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी बना दिया गया है, ठीक है। मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी बना दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब स्पोर्ट्स का न्यूज है, अपॉइंटमेंट में हम लोगों ने देख लिया सारा, अब स्पोर्ट्स का न्यूज देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 200 सिक्सेस इन टी20 आई, ठीक है। तो रोहित शर्मा 200 छक्का मारने वाला खिलाड़ी बन गया है टी20 आई में, ठीक है। ये सिर्फ टी20 आई में 200 छक्का मारा है, टोटल कितना छक्का मारा है, टी20 आई, ओडीआई और टेस्ट मैच सब मिलाकर कितना छक्का मारा है टोटल, तो 600 छक्का मार दिया, बताइए। 600 सिक्सेस में मारा है रोहित शर्मा, ये याद रखिएगा। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्रिस गेल, समझे। इसके बाद बीसीसीआई जो है 125 करोड़ रुपया प्राइज मनी दिया था आफ्टर विनिंग टी20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। 2023 में इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप हार गया था, ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था 2023 में, कहां पर, अहमदाबाद में फाइनल चल रहा था और इंडिया हार गया, ठीक है। वो दिन मेरा दिन जिंदगी का बहुत खराब दिन था। उस दिन मैं बड़ा सीरियस हो गया था और गया था डॉक्टर के पास इमरजेंसी में दिखाने के लिए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल दिल्ली, ठीक है। वहां डॉक्टर दिखा रहा था और यहाँ पर इंडिया मैच हार रहा था, बहुत बुरा लग रहा था हमको, दिल चोट पहुंच रहा था हमको बहुत ज्यादा, समझे। उस दिन इंडिया हार रहा था।
इसके बाद एक साल भी नहीं बीता, उसके बाद T20I वर्ल्ड कप हुआ और वहां पर इंडिया वर्ल्ड कप जीत लिया, फाइनल भी गया और वर्ल्ड कप जीता भी। तो जब जीता तब उसको 125 करोड़ रुपया प्राइज मनी दिया गया बीसीसीआई के द्वारा, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, उसने उसको 125 करोड़ रुपया दिया पूरा टीम को। 2023 में जो मैच हुआ था, ठीक है, तो उस मैच में इंडिया हार गया फाइनल। तो किसके साथ खेल रहा था? ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा था। कहां पर खेल रहा था? ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इंडिया में खेल रहा था, अहमदाबाद में खेल रहा था। नरेंद्र मोदी भी आया था मैच देखने के लिए, ठीक है। तो वहां पर आप याद रखिएगा कि कौन बना था वहां पर मैन ऑफ द मैच, ठीक, वो आप याद रखिएगा। इसके बाद वहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना था? विराट कोहली बना था प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद गौतम गंभीर जो है वो इंडियन मैन क्रिकेट हेड कोच बन गया है। इसके बाद एमसीए यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बन गया है अजिंक्य नायक। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। अब आरसीबी का एक खिलाड़ी है दिनेश कार्तिक, वो अभी रिटायरमेंट ले लिया है और यही दिनेश कार्तिक चला गया है वहां साउथ अफ्रीका, ठीक है, और साउथ अफ्रीका में अब मेंटरशिप देगा या साउथ अफ्रीका में खेलेगा, ठीक। इसके बाद हार्दिक पांड्या जो है ये पहली बार T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में आया, समझे। T20I रैंकिंग देता है आईसीसी, ठीक है, T20I रैंकिंग देता है आईसीसी। उसमें जो बैट्समैन का कैटेगरी होता है वहां पर तो नंबर 1 पे आता ही है इंडियन इंडियन प्लेयर सूर्य कुमार यादव था बहुत दिन तक, ठीक है। उसका बॉलर कैटेगरी में भी इंडिया आया है, बॉलर में भी बुमराह आया है, ठीक है, लेकिन ऑलराउंडर में कोई नहीं आ रहा था। ऑलराउंडर का मतलब होता है जो बैटिंग भी करे बॉलिंग भी करे, उसमें कोई नहीं आ रहा था। इस बार फाइनली कोई जाकर के इंडियन वहां पर पहुंचा। कौन पहुंचा? हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो ये वाला चीज आप याद रखिएगा, हार्दिक पांड्या पहुंचा। इसके बाद इंडिया जो है T20I वर्ल्ड कप जीत गया, ये सेकंड बार जीता है। इंडिया किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया। कहां पर मैच था? बारबाडोस केनिंगटन ओवल, यहाँ पर मैच था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? विराट कोहली था, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि प्लेयर ऑफ द पूरा सीरीज, पूरा टूर्नामेंट में जो सबसे अच्छा खेला, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह नेशनल एसेट ऑफ द इंडिया, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा रन कौन बनाया? ये आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा रन कौन बनाया। तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान का रहमानुल्लाह गुरबाज ने रन बनाया सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया? वो भी अफगानिस्तान का फजल हक फारूकी लिया, ठीक है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान का बैट्समैन सबसे ज्यादा रन बनाया है, अफगानिस्तान का बॉलर सबसे ज्यादा विकेट लिया है, ठीक है। बैट्समैन जो सबसे ज्यादा रन बनाया है उसका क्या नाम है? रहमानुल्लाह गुरबाज, ठीक है, और बॉलर का क्या नाम है? फजल हक फारूकी। साथ में इंडिया का भी उतना ही साथ में इंडिया का भी एक प्लेयर है अर्शदीप सिंह, ये भी उतना ही विकेट लिया है जितना फजल हक फारूकी लिया है, 17 विकेट, ठीक है। ये जो ट्रॉफी दिया गया T20 वर्ल्ड कप में, ये सिल्वर का है और रोडियम का है, ठीक है। कैसे आप याद रखेंगे कि सिल्वर का है रोडियम का है? आपको मालूम है कि 2023 में हम लोग जब T20 ओडीआई वर्ल्ड कप में हार गए तो रोने लगे, पूरा पूरा रोया, विराट कोहली रोया, पूरा इंडिया रोया। विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या बात है, पूरा इंडिया रोया। तो रोया क्यों? क्योंकि हम लोग सेकंड आ गए थे, हम लोग को सिल्वर मिलने वाला था, समझे। सिल्वर होकर के हमें पूरा रोए, सिल्वर मिला तो इसलिए रोए। इसीलिए सिल्वर होकर जो हम लोग रोए उसको मिटाएं और सिल्वर और रोडियम वाला मेटल का T20 वर्ल्ड कप अपने हाथ में लेकर के आए। ऐसे आप याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बार जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो कौन जीता था? इंडिया जीता था। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। और कहां पर हो रहा था वो मैच? साउथ अफ्रीका में हो रहा था। इस बार इंडिया जीता है, किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है। और कहां पर हो रहा था ये मैच? यूएसए में और वेस्ट इंडीज में हो रहा था, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि आर प्रगनंदा जो है वो वर्ल्ड नंबर 2 फेबियानो कैरुआना इसको हरा दिया। और जब इसको हराया तो आर प्रगनंदा जो है वो टॉप 10 वर्ल्ड रैंकिंग में पहुंच गया, ठीक है। तो आर प्रगनंदा जो है वो वर्ल्ड नंबर 2 फेबियानो कैरियानो को हरा दिया, ठीक है। ये भी एक न्यूज है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सिरिजा अकुला जो है सिरिजा अकुला जो है वो हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर दी है क्योंकि वह वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉन्टेंडर सिंगल टाइटल जीत गई है, ठीक है। और ये पहली इंडियन है जो कि सिंगल क्राउंस में जीती है। तो ये वाला आप याद रखिएगा, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई साहब मिटो यार, अरे श्रीजा अकुला, ठीक है। श्रीजा अकुला क्रिएट हिस्ट्री बाय विनिंग वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉन्टेंडर सिंगल टाइटल्स इन लेगोस, ठीक है। पूजा तोमर जो है वो फर्स्ट इंडियन है टू विन यूएफसी, मतलब कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ये जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है या फिर इसको कह सकते हैं यूएफसी, ये जो है ये मार्शल आर्ट का एक ये है कंपटीशन है।
और यहाँ पर ये पहली इंडियन वुमेन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला है और वहां जाकर के लड़ने गई है। तो शी बिकम्स यानी कि पूजा तोमर बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन इन यूएफसी। ठीक है, इंडिया की पूजा तोमर जो है ये पहली इंडियन बन गई है टू विन अबाउट एट अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इन यूएफसी लुइसविले। ठीक है, लुइसविले में ये चीज हो रहा है यूएफसी। यूएफसी ना हमको एक कहां पर याद आता है, यूएफसी शायद ब्रदर्स मूवी था, वहां पर यूएफसी में लड़ाई कर रहा था, नहीं तो हाँ वहीं पर याद याद आ रहा है हमको। उसके बाद एक सुल्तान मूवी भी था, समझे, सुल्तान मूवी में जो लड़ने के लिए जाता है वो कौन सा फाइट होता है, ये भी यूएफसी फाइट ऐसे ही कुछ होता है, वहां मार्शल आर्ट के साथ लड़ाई करता है सुल्तान। समझे? ये जो है पूजा तोमर ये कहाँ की है, ये मुजफ्फरनगर की है, उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश की है इसीलिए फाइटिंग एटीट्यूड है और जाकर के लड़ी भी है और मार्शल आर्ट में जीती भी है, सिर्फ लड़ी नहीं है जीती है। ठीक है, इसके साथ साथ अब अगला न्यूज को देखते हैं। 4 AFMS ऑफिसर क्लिंच 32 मेडल्स एट वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स इन फ्रांस। तो फ्रांस में वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हो रहा है, वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स। यहाँ पर 4 इंडियन आर्म मेडिकल फोर्स का जो भी जवान है, ऑफिसर्स है, उन लोग जीता है 32 मेडल्स। तो ये 4 ऑफिसर जो है उसका नाम आप एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए। शिवम मलिक, सॉरी संजीव मलिक, शिवम मलिक तो वो है रील्स बनाता है, शिवम शिवम नहीं संजीव मलिक, माज अनीस जॉर्ज, कैप्शन कैप्शन नहीं कैप्टन होगा शायद, कैप्टन स्टीफन सिबेशियन और कैप्टन डेनिया जेम्स। ठीक है, तो ये 4 इंडियन आर्म्ड मेडिकल सर्विस के ऑफिसर जो हैं इन्होंने 32 मेडल जीता है, कहां पर, वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स इन फ्रांस। ठीक है, इसके बाद सारा देख लिया ना हम लोगों ने। हाँ, इसके बाद पेरिस ओलंपिक्स से बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है, समझे। इसके अंदर हम लोग 3 गो मेडल देते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, ये तो मालूम है आपको। ठीक है, इसके साथ इसके अंदर एक हेक्सागोनल शेप है बना हुआ है आयरन पीस का लगा लगा करके, जिसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रांस को। ठीक है, तो एल हेक्सागोन का शेप बना हुआ है आयरन पीसेस के द्वारा, जिसमें कि फ्रांस का फोटो दिखता है या फ्रांस रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मैस्कॉट था फायरिज। ठीक है, फायरिज, इसको फायरिज कह सकते हैं ना, हाँ तो फायरिज कह सकते हैं मैस्कॉट। तो पेरिस ओलंपिक्स का मैस्कॉट क्या है, फायरिज है। फायरिज का मतलब होता है एक लिटिल रेड हैट, लिटिल रेड हैट। और ये जो फायरिज है ये किस मंत्र से जीता है, अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। अगर हम लोग अकेले चलेंगे तो हम लोग फास्टर चल पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग सबके साथ चलेंगे तो दूर चल पाएंगे। ठीक है, ये इसका मंत्रा है, किसका, ये फायरिजी का। ठीक है, फायराइज का, जो भी इसको कहते हैं। ये लिटिल हैट हैट ये मैस्कॉट है कहाँ का, पेरिस ओलंपिक्स का। ये जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है या फिर हो गया, ये जो है ना ग्रीनेस्ट गेम्स था इन द हिस्ट्री। क्यों क्यों इसको ग्रीनेस्ट कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर जो है ना हम लोग जिस तरीके से ओलंपिक गेम्स करते हैं ना, वहां बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है। लगभग लगभग हम लोग 3.5 मिलियन टन हमेशा कार्बन एमिट करते हैं जो भी गेम्स होता है। ठीक है, लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक्स में हम लोग सिर्फ इसका आधा, 3.5 का भी आधा, 1.75 टन सिर्फ कार्बन एमिट किए हैं। ठीक है, हमारा इंडिया से 117 एथलीट गया था पेरिस ओलंपिक्स में। 3 स्टॉप 3 स्पोर्ट्स जो कि ड्रॉप कर दिया गया है फ्रॉम पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, इससे पहले जो ओलंपिक्स था ना वहां पर ये 3 स्पोर्ट्स हो रहा था, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में ये 3 स्पोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया। कौन ये 3 स्पोर्ट है, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो सऊदी अरेबिया में होस्ट करने वाला है वर्ल्ड ओलंपिक ई स्पोर्ट्स। ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स कहां पर होने वाला है, ये होने वाला है सऊदी अरेबिया में। कब होने वाला है, 2025 में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बीपीसीएल जो है ये प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना था किसका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। अडानी ग्रुप जो है ये भी प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना था, लेकिन ये इंडियन टीम का बना था। ठीक है, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का बना था बीपीसीएल, और अडानी ग्रुप जो है ये इंडियन टीम का बना था। नीता अंबानी जो है वो इंडिया हाउस को इनॉग्रेट की। ठीक है, फिर नीरज चोपड़ा जो है ये सबको लीड करके जा रहे थे इस पेरिस ओलंपिक्स में, और इन्होंने ही जीता भी, क्या, सिल्वर मेडल जीता। अब गगन नारंग जो है ये सेफ डे मिशन थे। ठीक है, नॉर्मन प्रिचर्ड ये कौन है, देखिए अभी हम लोग मनु भाकर के बारे में जान रहे हैं कि मनु भाकर जो है वो एक ही एडिशन में 2-2 ओलंपिक मेडल जीती है ना, ये बहुत गर्व की बात है। तो इसी से हम लोग को एक चीज याद आता है कि इंडिया में वो अकेले नहीं है। इंडिया में सबसे पहली बार जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर के आया था इंडिया के लिए, उसका क्या नाम था, नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है,
तो नॉर्मन कहते थे कि ये सब कुछ बड़ा बात नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मन है, नॉर्मन, ठीक है, नॉर्मन। इसके बाद मनिका बात्रा, ये पहली इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर रही है, ठीक है, टू रीच अराउंड ऑफ 16 इन ओलंपिक सिंगल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए दिया गया था, ठीक है। जुलाई के लिए किसको दिया गया था? एक था एटकिंसन नाम था इंग्लैंड की, और श्रीलंका की थी चमीरा अतपत्तू, ठीक है। अब जून मंथ में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इसको बनाया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। इसके बाद इंडियन चैंपियन जो है, इसके बाद इंडिया चैंपियंस जो है पाकिस्तान चैंपियंस को हरा दिया है। कहां पर? बर्मिंघम में। जानते हैं कुछ दिनों पहले अभी चैंपियंस लोगों का मैच हो रहा था, इसीलिए इसका नाम भी है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स। इसके अंदर सिर्फ लीजेंड लोग खेल रहे थे। लीजेंड का मतलब कि जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन वो लोग लीजेंड है, तो वो लोग आए थे ऐसे ही खेलने के लिए। तो बहुत सारा देश अपना अपना लीजेंड को लाया था और खेल रहा था। इंडिया की तरफ से कुछ लीजेंड गए थे, तो इंडिया अपना चैंपियंस भेजा था, तो उसका नाम रख दिया था इंडिया चैंपियंस। तो पाकिस्तान चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस, तो ये लोग के बीच में चैंपियनशिप हो रहा था। वहां पर फाइनल कौन जीता? इंडिया चैंपियंस जीता, इंडिया लोग जीता। और किसको हराया फाइनल में? पाकिस्तान चैंपियंस को हराया। कहां पर ये फाइनल हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके बाद स्कॉटलैंड का चार्ली कैसल जो है, ये ओडीआई रिकॉर्ड को सेट कर दी है, 7 विकेट ली है 21 रन देकर के, ठीक है, नॉर्मल न्यूज है ये। एशिया, इसके बाद वुमेन एशिया कप फाइनल, इसके अंदर जो है श्रीलंका जो है इंडिया को हरा दिया। अभी एशिया का फाइनल मैच हो रहा था, ठीक है, और श्रीलंका जो है फाइनल मैच में इंडिया को हरा दिया। श्रीलंका में ही मैच हो रहा था, इसीलिए श्रीलंका हरा पाया इंडिया को, नहीं तो इंडिया का कुछ हरा नहीं सकता था, इंडिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता अगर इंडिया में मैच होता तो, ठीक है। अब श्रीलंका में मैच हो रहा था, इसीलिए वहां पर हरा दिया। और कौन उन लोगों को जिताया मैच जानते हैं? ये चमारी अतपत्तू, जिसको जुलाई मंथ में फिर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया था ना, वही। इसीलिए उसको मंथ बनाया गया क्योंकि ये लोग हरा दिए हम लोग, फाइनल में जाकर के हराई चमारी अतपत्तू श्रीलंका की, ठीक है। तो हम लोग जो है वो वुमेन का एशिया का फाइनल हार गए श्रीलंका से। उसका रीजन कौन थी? चमारी अतपत्तू। इसके बाद लेटेस्ट फीफा मेन रैंकिंग आया है, वहां पर इंडिया का क्या रैंकिंग है? 124, ठीक है। अर्जेंटीना नंबर 1 पे है और फ्रांस नंबर 2 पे है। अर्जेंटीना इसलिए नंबर 1 पे है क्योंकि ये तो पहले वर्ल्ड चैंपियन है, साथ में अभी ये कोपा अमेरिकन टाइटल भी जीत लिया है, 16th कोपा अमेरिकन टाइटल भी ये जीत लिया है अर्जेंटीना, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य कुमार यादव को इंडियन टी20 कैप्टन बना दिया गया है। हरमनप्रीत कौर जो है वो स्मृति मंदाना से ज्यादा रन बना दी है टी20 आई में, ठीक है। इसके बाद फिर विम्बलडन में बरबोरा कर्जिकोवा, ठीक है, बोरबोरा कर्जिकोवा और कार्लोस अल्कराज, ये लोग जीते हैं। अभी जो हो रहा था ना विम्बलडन में, तो ये क्या हो रहा था ना कि सबको जा रहा था विम्बलडन में देखने के लिए, समझे। जैसे रोहित शर्मा गया था, कोट सूट पहन करके गया था, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ और कायरा अडवाणी ये लोग भी गया था, एकदम हीरो बन करके गया था, देख रहा था विम्बलडन, पूरा न्यूज में चल रहा था, समझे। तो इसीलिए पूछ सकता है कि कौन जीता और कहां पर हो रहा था, ठीक है। तो कहां पर हो रहा था एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहां पर हो रहा था। इंग्लैंड में हो रहा था, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं डुरांड कप। तो डुरांड कप जो है फुटबॉल का कप है, एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। याद रखिएगा, डुरांड कप किसको लेकर रिलेट करता है? फुटबॉल को लेकर रिलेट करता है। अभी कितना नंबर का डुरांड कप होने वाला है? 133 नंबर का डुरांड कप होने वाला है। इसके अंदर अभी नया सिटीज को वेन्यू बनाया गया है। कौन कौन सा सिटीज को बनाया गया है नया सिटीज? जमशेदपुर और शिलोंग। ये 133rd नंबर का एडिशन है डुरांड कप फुटबॉल का, ठीक है। अब इंडिया का लैंडर पैस और अमृत राज, ये लोग जो है टेनिस हॉल ऑफ फेम में अपना जगह बनाया है, ठीक है। तो ये न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में जाकर के हॉल ऑफ फेम में अपने आप को प्रेजेंट करेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। कौन करेगा? लैंडर पैस और अमृत राज, ठीक है, लैंडर पैस और अमृत राज। एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में अभय सिंह जो है वो दोनों चीज जीता है, मेंस डबल भी जीता है और मेंस मिक्स डबल टाइटल भी जीता है, ठीक है। तो अभय सिंह जो है एक तो मेंस डबल्स भी जीत गया और मिक्स डबल्स भी जीत गया, दोनों चीज जीत गया है स्क्वाश चैंपियनशिप में, तो इसीलिए अभय सिंह आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट हो रहा है चेन्नई में, ठीक है। एआईएफएफ अवार्ड यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अवार्ड दिया है, 2 जन का अवार्ड दिया है, ठीक है। मेल में दिया है छंगाटे को और फीमेल में दिया है इंदुमती को, ठीक है। छंगाटे और इंदुमती, छंगाटे और इंदुमती, याद रखिएगा इसको, ठीक है।
इसके बाद इसके बाद हम लोग देखें कि यूके में यानी कि लंदन में भारतवासी बहुत अच्छा काम किया है। वहां पर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड हो रहा था, तो वहां पर इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस आया, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस आया, जिसकी वजह से पीएम मोदी भी उसका तारीफ किया। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड कहां पर हुआ है, यूके में हुआ है, ठीक है। क्योंकि यूके में जाकर के भारत अपना तिरंगा बार बार लहराता है, समझे। हम लोग को किया था ना ये लोग गुलाम, तो इन लोग का छाती में चढ़ करके हम लोग लगाते हैं अपना झंडा, समझे। तो इसीलिए हम लोग को गर्व फील होता है, ठीक है। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, मैथ में हमारा देश हमेशा से तेज है। आर्यभट्ट और एक थे ना जो दिमाग से सब कुछ कैलकुलेट कर लेते थे, और उसके बाद वो शकुंतला देवी, मैथ में हम लोग हमेशा तेज है। इसीलिए इंडिया जो है मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कहां पर, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में, यूके में जो हो रहा था, ठीक है। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड भी हो रहा था, ये कहां पर हो रहा था, ये ईरान में हो रहा था। यहाँ पर 5 इंडियन पार्टिसिपेंट थे, वो सब कोई मेडल जीत करके आया है, बताइए। 54 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड कहां पर हो रहा है, ईरान में। यहाँ पर चाइना टॉप पे रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड कहां पर हुआ है, ये सऊदी अरेबिया में हुआ है। तो मैथ ओलंपियाड कहां हुआ, यूके में हुआ, ठीक है। फिजिक्स ओलंपियाड कहां हुआ, ईरान में हुआ। और जो केमिस्ट्री ओलंपियाड जो हुआ वो सऊदी अरेबिया में हुआ, ठीक है। इसके बाद विनेश फोगाट जो है वो गोल्ड मेडल जीती है ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन में, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि विनेश फोगाट जीती है या फिर हारी, ठीक है। तो सबको लगेगा कि यार इस बार तो हारा है, विनेश फोगाट तो बहुत हार गया था, सबके दिमाग में वो रहेगा। तो आप ये याद रखिएगा कि ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन में विनेश फोगाट जो है जीती है। कितना कैटेगरी में जीती है, 50 केजी कैटेगरी में ही जीती है, ठीक है। इंडियन बैडमिंटन अश्विनी पोनप्पा जो है वो रिटायरमेंट ले लिए हैं, यही उनका लास्ट ओलंपिक्स था, ठीक है। इंडियन बैडमिंटन स्टार अश्विनी पोनप्पा, ठीक है। फिर विश्वनाथन आनंद जो है वो लीवन मास्टर्स चेस टाइटल 10वीं बार जीत गए, ठीक है। ये लीवन जो जगह का नाम है, समझे। लीवन जो है ये स्पेन में एक जगह है, वहां का नाम है लीवन। तो वहां पर चेस टूर्नामेंट हुआ, ठीक है। उस टेस्ट टूर्नामेंट में विश्वनाथन आनंद जो है वो नंबर 1 आ गए और जीत लिए, 10वीं बार ये जीते हैं, ठीक है। इसके बाद पीआर सीरीजेस जो है, पीआर सीरीजेस ये रिटायरमेंट ले लिए हैं पेरिस ओलंपिक्स को खेलने के बाद। पीआर सीरीजेस क्या है, एक गोलकीपर है, इसको हम लोग वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, है ना। और यही हमारे फ्लैग बियरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में भी, किसके साथ, मनु भाकर के साथ, ठीक है। इंडिया फिनिश किया है ऑन टॉप एट अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन जॉर्डन, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। ध्रुव सितवाला और अनुपमा रामचंद्रन, ये लोग एशियन बिलियर्ड और स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। कहां पर ये हो रहा है, रियाद सऊदी अरेबिया में, ठीक है। इसके बाद अवार्ड का सेक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अवार्ड में वेलियान सुबैया, इसको ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कहलाया है, ठीक है। इसका अवार्ड का सेक्शन देखते हैं हम लोग। वेलिया सुबैया, ठीक है, वेलिया सुबैया, इसको ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। जानते हैं, पहले मैं कुछ नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पढ़ाने लगा। तो पहले मैं वेल्ला था, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तू तो वेल्ला है भाई, हाँ तो तेरे को थोड़ी ज्यादा काम है। हम लोग को काम होता है, हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है। कोई यूट्यूब का वीडियो बनाता था, एल्बम बनाता था, तो हम कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि हम तो पढ़ाई करते थे, ठीक है। उसमें भी कुछ नहीं कर पाते थे, तबियतें खराब रहता था हमेशा, समझे। मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है ना कि मैं सेबी एग्जाम ऐसे क्रैक कर सकता हूँ, ऐसे क्रैक कर सकता हूँ, ये मेरा ये कैपेबिलिटी है मेरे अंदर। लेकिन मैं कभी भी उस एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो एमकॉम नहीं किया हुआ है, ठीक है। मैंने किया ही नहीं था, मैंने छोड़ दिया था, सीए कर रहा था ना मैं, तो फिर सोचा कि सीए कर ही रहा हूँ, क्यों मास्टर्स करना है, तो मैं नहीं कर रहा था। तो अब मैं करूंगा, लेकिन डिग्री से कुछ नहीं होता ऐसा मेरा मानना था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, हो जाता तो सेबी क्लियर कर लेते हैं हम। सेबी मेरे लिए हार्ड नहीं है, समझे। आरबीआई थोड़ा सा हार्ड था भी, लेकिन अब वो भी हार्ड नहीं है। आरबीआई हार्ड नहीं था, लेकिन सेबी बहुत ईजी है शुरुआत से। जब हम इस कंपटीशन वाले एरा में आए थे तभी हमको सेबी बहुत आसान लगता था, सब कुछ उसका ए टू जेड हमको आसान लगता था, ठीक है। तो मैं वेला था और फिर एंटरप्रेन्योर बनने लगा हूं। तो इसीलिए ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर किसको दिया गया है, वेल्ला को दिया गया है, समझे। वेल्ला सुबैया, ठीक है, वेलियन सुबैया, ठीक है। इसके बाद अगला न्यूज है सी डॉट, इन्होंने जीता है, क्या जीता है, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड, चैंपियन अवार्ड, ठीक है। सी डॉट, जानते हैं सी डॉट क्या करता है, सी डॉट क्या करता है, आप देखे होंगे कि भारत में मान लीजिए कहीं पर नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, तो आपके पास है ना मोबाइल में मैसेज आ जाता है। मैसेज में बोलता है कि आप कृपया घर में रहें, बाहर ना जाएं, ठीक है, स्थिति बहुत गड़बड़ है, तो ये आपको मैसेज आ जाता है। तो ये चीज ना सिस्टम कौन लेकर के आया है, सी डॉट लेकर के आया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ये क्या है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जिसका नाम है सी डॉट। तो सी डॉट को अवार्ड दिया गया है, क्या चीज का अवार्ड दिया गया है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 अवार्ड दिया गया है, ठीक है।
कहाँ पर दिया गया है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में दिया गया है। क्यों दिया गया है? मैंने आपको बताया ना कि नेचुरल डिजास्टर में ये जो फटाक फटाक न्यूज भेज देता है ना, मैसेज भेज देता है, इसके लिए दिया गया है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप छोड़िएगा नहीं, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला न्यूज है कि नीमहंस को अवार्ड दिया गया है, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024। इसको मैंने पीआईबी में कवर कर रखा था, ठीक है। ये बेंगलुरु में ये इंस्टीट्यूट है जिसका क्या नाम है? नीमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस। इसको अवार्ड दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024, ठीक है। अब जोमेटो जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया है, कहां पर? मुंबई में। क्या चीज को लेकर के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया है? ये एक ही बार में 4300 लोगों को सिखाया है कि किस तरीके से तुम लोगों को काम करना है। 4300 डिलीवरी पार्टनर को बुला करके सिखाया है, यही इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। इसके बाद सेबी जो है ये अवार्ड जीता है और आरबीआई जो है वो अवार्ड जीता है, ठीक है। ये दोनों अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी क्या चीज का अवार्ड जीता है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर। किसके द्वारा जीता है? कौन इसको अवार्ड दिया था? हांगकांग में अवार्ड दिया गया है इसको बाय एशियन बैंकर के द्वारा। तो एशियन बैंकर ने सेबी को एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड दिया है। हांगकांग में ये हो रहा था। सेबी का चेयरमैन कौन है? मिसेस माधवी पुरी बुच, ठीक है। इसके बाद आरबीआई जो है इसको भी अवार्ड मिला है, और कौन इसका अवार्ड दिया है? लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन। तो लंदन का सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन जो है वो अवार्ड दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को। रिवॉर्ड का क्या नाम है? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड आरबीआई को मिला है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर सेबी को मिला है। सेबी का अवार्ड देने वाला कौन है? एशियन बैंकर। और आरबीआई का अवार्ड देने वाला कौन है? लंदन का सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन, ठीक है। इस पेज में सारा न्यूज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम को हम लोग वर्ल्ड सिलेक्शन में डाले हैं फॉर यूनेस्को प्रिक्स वर्जेलेस म्यूजियम। ये जो यूनेस्को प्रिक्स वर्जेलेस म्यूजियम है ये क्या है? इसके अंदर है ना हम लोग आर्किटेक्चर और डिजाइन को देख करके अवार्ड देते हैं। अवार्ड का क्या नाम है? प्रिक्स वर्जेलेस म्यूजियम। तो यूनेस्को के द्वारा प्रिक्स वर्जेलेस म्यूजियम का एक अवार्ड दिया जाता है। इसमें जो है इंडिया का स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम को ऐड किया गया है। ये म्यूजियम कहां पर है? भुज में है, ठीक है। इसका हम लोग अगला देखते हैं। अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेकर के गया था अपने स्टाफ को देखने के लिए कि वो लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों तरफ मैनेज करके चलना पड़ता है। पहले मैं इधर वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सा रुकता हूँ, उधर जाकर देखता हूँ कि स्टाफ लोग ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कहीं पर फंस तो नहीं गया है। फंस गया है तो उसको काम करवाना पड़ता है, फिर यहाँ पर आकर के काम करना पड़ता है। मजा आता है हमको तो। ये लाइफ हमको हमेशा चाहिए था, जब मैं दूसरे का मदद करने के लिए एकदम बिजी रहूं। ऐसा लाइफ मैं हमेशा ड्रीम करता था और मैं ऐसा लाइफ ही जी रहा हूँ। बस ये है कि मेरा हेल्प से उसका बहुत अच्छा हेल्प हो जाए, समझे। और वो हमेशा हमको याद रखे, आप लोग हमेशा हमको याद रखे। आपके दिल में एक छोटा सा कॉर्नर हो, समझे, वो मेरे लिए हो, जैसे मैं मेरा मेरे सर के लिए है। बस मैं वही चाहता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देखा है, बहुत कुछ देख लेगा हम लोग। सबसे पहले लास्ट चले गए थे। चलो अब है काबिल फाउंडेशन, अब है कावली प्राइज विनर्स, ठीक है। तो कावली प्राइज विनर्स ये अवार्ड जो है किसको देता है और इसमें क्या मिलता है? तो ये जो अवार्ड है ये देता है यूएस बेस्ड कावली फाउंडेशन, ठीक है, और नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। इसमें 1 मिलियन कैश प्राइज मिलता है हर फील्ड के लिए। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि सिद्धेश सकोरे, सिद्धेश सकोरे जो कि एक महाराष्ट्र का एक फार्मर है, गरीब फार्मर है, एग्रो रेंजर का ये फाउंडर है और ये फार्मर है। इसके बाद है काउली प्राइज विनर्स, ठीक है। काउली प्राइज कहाँ का प्राइज है? ये यूएस बेस्ड काउली फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि किसको यहां पर मिला है। अब 2024 का काउली प्राइज विनर्स का नेम अनाउंस किया गया है साइंस फील्ड को लेकर के। बहुत सारे नेम्स अनाउंस किया गया था, उसको मैंने यहाँ पर कट कर दिया है क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो काउली प्राइज है ये कौन सा प्राइज है, कौन सा फाउंडेशन इसको लेकर के आता है? तो यूएस बेस्ड काउली फाउंडेशन लेकर के आता है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स लेकर के आता है, नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च लेकर के आता है, ठीक है। इसके अंदर $1 मिलियन का कैश प्राइज मिलता है। ये तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सिद्धेश सकोड़े, ठीक है, एक फार्मर है और फाउंडर है एग्रो रेंजर्स का। तो इनको जो है लैंड हीरो नाम का एक किताब दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कावली प्राइज के अंदर सिद्धेश सकोरे को, जो कि फार्मर है और फाउंडर है एग्रो रेंजर्स का,
उनको लैंड हीरो का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद है विनोद गानत, ये जो है ये फर्स्ट इंडियन बनेंगे जिनको अवार्ड मिलेगा नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। ये चिल्ड्रन को लेकर के फिल्म बनाते हैं तो उसी के लिए इनको अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। विनोद गणत, ठीक है, विनोद समझे, एक तो फेमस भी आता है विनोद, तो इनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। इसके बाद पेन प्रिंटर प्राइज, जो भी बहुत अच्छा अच्छा अपना राइटिंग लिखता है ना उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, पेन प्रिंटर अवार्ड, ठीक है, पेन प्रिंटर प्राइज। तो इसमें अरुंधति रॉय को दिया गया है पेन प्रिंटर अवार्ड, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कलश गुप्ता जो कि आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट है, ठीक है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन में जाकर के जीता है, ठीक है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कलश गुप्ता, तो गुप्ता साहब सब जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं, गुप्ता जी का बेटा नाम रोशन कर रहा है। तो कलश गुप्ता जो है, जो कि एक आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट रहा है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन में जाकर के जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन है इसका क्या नाम है? टीसीएस कोडविटा, ठीक है, टीसीएस वही टाटा का है, टाटा का ही टीसीएस कोडविटा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन होता है, ठीक है। ये सीजन 10 चल रहा था और यहाँ पर आईआईटी दिल्ली का एक स्टूडेंट है कलश गुप्ता जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया है और वो जीता है, ठीक है। यहाँ पर 1 लाख पार्टिसिपेंट्स आता है 87 कंट्रीज से, ठीक है, और ये कोडिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करके इस कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर एपीआई इंप्लीमेंटेशन, अटल पेंशन योजना इंप्लीमेंटेशन। तो अटल पेंशन योजना इंप्लीमेंट करने के लिए कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों को पीएफआरडीए के द्वारा अवार्ड दिया गया है, नेशनल अवार्ड दिया गया है, ठीक। इनमें से जो बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसका 3 ब्रांच जो है वो टॉप 5 में अंदर आता है, टॉप 5 अक्रॉस एपीआई एनरोलमेंट, ठीक है। ये बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ हेडक्वार्टर है? मुंबई में। अगला न्यूज है रिटायर्ड प्रोफेसर को लेकर के। इसके बाद फिर हम लोग अगला न्यूज देखें कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर है के चोकलिंगम। ये जो के चोकलिंगम है ये तमिलनाडु का है और इनको सेलेक्ट किया गया है फॉर हैंस वॉन हेंटिग अवार्ड। ये हैंस वॉन हेंटिग अवार्ड कौन देता है? ये देता है वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी। ये जो वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी है ये उन आदमी को अवार्ड देता है जो कि विक्टिमोलॉजी पे काम करता है। विक्टिमोलॉजी का क्या मतलब होता है? इसमें हम लोग जो भी विक्टिम्स है, क्राइम का जो विक्टिम्स है, उनका क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है, वो एक्सपीरियंस से कितना उनको आघात पहुंचा है, वो सबको हम लोग देखते हैं, समझते हैं, उसको हैंडल करते हैं। तो जो ये काम करता है वो कौन क्या करता है? वो विक्टिमोलॉजी करता है। तो विक्टिमोलॉजी के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। कौन अवार्ड दे रहा है? वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी अवार्ड दे रहा है, ठीक है। किसको दे रहा है? के चोकलिंगम को। और अवार्ड का क्या नाम है? हैंस वॉन हेंटिग अवार्ड। ये चोकलिंगम को आप किस तरह से याद कर सकते हैं? चोकली जानते हैं? चोकली, विराट कोहली को ना सबको चोकली कहता है। चोकली का मतलब कि वो चोक कर जाता है, गलत जगह में जाकर के वो चोक कर जाता है। ऐसे एक्चुअल में तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा ट्रोल्स ऐसा बोलते हैं, चोकली चोकली। तो वैसे आप याद कर लीजिए कि चोकली को किस लिए चोकली कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये चोक कर जाता है। तो चोक कौन करता है? जो विक्टिम हो जाता होगा वही तो चोक करेगा। तो विक्टिम को हम लोग अवार्ड देने के लिए, तो विक्टिम को समझने के लिए होता है विक्टिमोलॉजी, और विक्टिमोलॉजी में हम लोग अवार्ड देने के लिए किसको अवार्ड दे रहे हैं? के चोकलिंगम को, ठीक है। अवार्ड का क्या नाम है? हैंस वॉन हेंटिग अवार्ड, ठीक है। उसके बाद एग्री एंटरप्रेन्योर सपनो कलिंगल, इसको स्पाइस अवार्ड मिला गया है, ठीक है। और ये जो है सपना कलिंगल, ये कहाँ की है? त्रिजुल की है। ये स्पाइस अवार्ड 2024 इसको मिला है। महाराष्ट्र ने बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड जीता है। महाराष्ट्र ने जीता है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड, ये याद रखिएगा। इसके बाद नागालैंड ने जीता है बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट स्टेट कौन बना है? महाराष्ट्र। और हॉर्टिकल्चर के लिए बेस्ट स्टेट कौन बना है? नागालैंड। आंध्र प्रदेश का नेचुरल फार्मिंग जो है इसको भी अवार्ड मिला है। ये कौन सा अवार्ड है? गुलबेनिकन प्राइज। ये जो गुलबेकियन प्राइज है ये पोर्टुगल बेस्ड गुलबेकियन प्राइज है, ठीक है। और ये गुलबेकियन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश को मिला है नेचुरल फार्मिंग मॉडल के लिए गुलबेकियन प्राइज, ठीक। इसके बाद सुदर्शन पटनायक जो है ये जीते हैं गोल्ड। कहां पर? इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप, ठीक है। तो देखिए रशिया में ना एक सैंड स्कल्पचर का चैंपियनशिप हो रहा था, जहां पर आप सैंड से ही ना कुछ पेंटिंग बनाते हैं। तो ये सुदर्शन जी हैं, ये क्या बनाए थे? ये जगन्नाथ भगवान को बनाए थे और उसका डिवोटी बलराम दास को बनाया था। तो बलराम दास को जगन्नाथ भगवान को बनाया था, कौन बनाया था? सुदर्शन, सुदर्शन भगवान बनाया था, समझे। तो सुदर्शन पटनायक बनाया था और इसके लिए उनको गोल्ड मिला, ठीक है। इसके साथ साथ एक इंडियन शिप का कैप्टन है अविनाश रावत। अविनाश रावत जो कि इंडियन शिप का कैप्टन है, इसको अवार्ड दिया गया है।
क्या चीज का अवार्ड दिया गया है? फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी फॉर रेड सी रेस्क्यू। तो रेड सी नाम का जो है जगह ओशियन है, तो वहां पर क्या है, वहां पर रेस्क्यू किया गया। क्या चीज रेस्क्यू किया गया? ऑयल टैंकर को रेस्क्यू किया गया। तो इसीलिए अविलाश रावत को और उसका क्रू को हम लोग अवार्ड दिए हैं। क्या चीज का अवार्ड है? एक्सेप्शनल बिहेवियरी। इसके बाद एसआरके को लेकर के ना एक गोल्ड कॉइन रिलीज हो रहा है, समझे। एसआरके इज द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू हैव गोल्ड कॉइन्स डेडिकेटेड टू हिम एट पेरिस ग्रेविन म्यूजियम। ये गया होगा वो पेरिस ओलंपिक देखने के लिए, तो वहां पर एसआरके को देख लिया होगा, एसआरके को बुलाया होगा और उसके लिए गोल्ड कॉइन उसको दे दिया गया होगा, समझे। और वही जो गोल्ड कॉइन उसको दिया, तो एसआरके बोला कि हम तो नहीं रख पाएंगे, आप ही रखिए इसको। तो वो कहाँ रखेगा? इसीलिए पेरिस का ग्रेविन म्यूजियम में रख दिया। तो पेरिस का ग्रेविन म्यूजियम में एसआरके का एक गोल्ड कॉइन है, समझे, उसमें एसआरके का फोटो है। इसके बाद हम लोग फाइनेंस न्यूज को देखते हैं, ठीक है। फाइनेंस न्यूज को देखते हैं। 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ, जहां पर यह बात रखा गया कि एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट का इंजन पार्ट्स सबका जीएसटी रेट सेम कर देते हैं। सबका जीएसटी रेट सेम हो गया, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट हो गया 5% का। पहले ना एयरक्राफ्ट और उसका इंजन पार्ट्स पे अलग अलग जीएसटी होता था, लेकिन अभी जीएसटी रेट सेम हो गया है। इसके बाद अगला न्यूज में कहा गया कि आरबीआई जो है 100 टन सोना लेकर के आया है यूके से इंडिया। यूके में इसको 100 टन सोना रखा हुआ था, वहां से इंडिया लेकर के आ गया। इलेक्शन के टाइम पे ये हुआ था, तो सबको ऐसा बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी की वजह से हमारे इंडिया में गोल्ड आ गया। पहले ये जो गोल्ड था हम लोग गिरवी रखे थे और गिरवी रखा हुआ गोल्ड वापस आ गया, ऐसा अफवाह फैल गया था। तो बाद में सबको को मालूम चला कि यह अफवाह है, ऐसा कुछ बात नहीं है। यूके में एक वॉल्ट है जहां पर हमारा सोना रखा हुआ था, सिर्फ रखने का पर्पज से हम लोग वहां रखे थे और अभी हम लोग वहां से लेकर के आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ था, मोस्ट कंट्रीज जो है अपना गोल्ड जो है इसी वॉल्ट में रखता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक वॉल्ट रखा हुआ है, एक बड़ा सा वॉल्ट है जहां पर गोल्ड रहता है। उस वहां पर इसीलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर सेफ रहता है। अगर सेफ रहेगा तो वहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में सेफ्टी नहीं हो पाएगा, तो हम लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही रख देते हैं, ठीक है। अभी इंडिया के पास ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व है, ताकि 11 मंथ ऑफ इंपोर्ट कवर किया जा सकता है, ठीक है। आरबीआई टोटल गोल्ड जो आरबीआई के पास है वो है 822 मेट्रिक टन, ठीक है। आरबीआई अपना गोल्ड बाहर में क्यों रखता है, अपना देश में क्यों नहीं रखता है? उसका बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन है कि हम लोग गोल्ड जब खरीदते हैं तो लाना पड़ेगा, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होता है, लाएंगे तो चोरी भी हो जाएगा, उसका भी एक प्रॉब्लम है। तो इसमें बहुत सारा खर्चा लगेगा सिक्योरिटी लाने के लिए, तो सिक्योरिटी लाने के लिए खर्चा लगेगा। इसीलिए क्या होता है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसको हम लोग बोल देते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा तुम रख लो भाई, और तुम जो है ना मेरा गोल्ड अपने पास रखो, ये हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो गोल्ड अब्रॉड कैन बी इजीली यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, एंटरिंग इनटू शॉप्स एंड अर्निंग रिटर्न्स, ठीक है। अगर हम लोग गोल्ड रखे हैं कहीं दूसरा जगह में, तो वहीं से हम लोग सेल भी कर सकते हैं, स्वैपिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं अब्रॉड से ही, ठीक है। आरबीआई जो है वो गोल्ड खरीदता है इंटरनेशनल मार्केट से और फिर इसको स्टोर कर देता है। कहां पर स्टोर कर देता है? यही बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाकर स्टोर कर देता है, क्योंकि वहां पर पूरा फैसिलिटी बना हुआ है, तो वहीं पर कर देता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया है, अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया है, और रशिया का जब झगड़ा हुआ ना, तो रशिया का जो भी गोल्ड रखा हुआ था उस गोल्ड को फ्रीज कर दिया गया बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बोला कि रशिया तुम अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम्हारा जो गोल्ड मेरे पास रखा हुआ है ना, ये हम तुमको वापस नहीं करेंगे। तो ये चीज चिंता आ गया, और ये चिंता के हम सोच लेकर के आरबीआई बोला कि नहीं बाबा, अब हम तुम्हारे पास पैसा रखेंगे ही नहीं, गोल्ड रखेंगे ही नहीं, गोल्ड हमको दे दो अपना देश में, मेरा खर्चा लगेगा हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन तुमको देंगे तो फिर बाद में मिले भी ना, चिंता वाला बात है। इसीलिए आरबीआई क्या किया, 100 टन गोल्ड घर ले आया, ठीक है, इंडिया लेकर के आ गया। ये था ओरिजिनल बात। अब इसके बाद अगला न्यूज है कि सेबी जो है 7th कंपनी बन गया है टू क्रॉस 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये सवाल भी देखने को मिल सकता है। अभी जो है सेबी बोल रहा हूँ, एसबीआई का जो शेयर है वो 900 रुपया बन गया है, समझे। इसका बहुत कम दाम था, लेकिन मैं खरीदा नहीं तभी। एसबीआई जो है 7th कंपनी बन गया, 7th मैजिकल नंबर होता है। एसबीआई जो है वो 7th कंपनी बन गया है, जो कि 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन छू गया है, समझे। इसके बाद फिर अगला न्यूज है कि निविडिया जो है वो अपना पोजीशन बढ़ा लिया है और वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया है, ठीक है। ये जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया है, कौन? निविडिया। लेकिन इंडिया का कौन मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया है? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप बन गया है इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया के यूपीआई सिस्टम में पेरू भी आकर के मिला है, ताकि यूपीआई पेमेंट अच्छे से हो पाए, जल्दी से फास्टली हो पाए देशों के बीच में, ठीक है। तो कौन कौन सा देश है जो कि यूपीआई पेमेंट को सपोर्ट करता है? श्रीलंका, मॉरिशियस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, ठीक। तो पेरू ने अडॉप्ट कर लिया है इंडिया का यूपीआई सिस्टम फॉर इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट। इसके साथ साथ कौन कौन सा नेशन है जो कि अडॉप्ट किया था? श्रीलंका, मॉरिशियस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल। टाटा ग्रुप जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है इंडिया में। एयर तो एयर इंडिया महाराष्ट्र में साउथ एशिया का लार्जेस्ट
फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहा है, ठीक है। एयरबस और टाटा ये लोग दोनों मिल करके एक हेलीकॉप्टर बना रहा है और ये पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर होगा। तो एयरबस, एयरबस कौन है? एयरबस होता है जो कि एरोप्लेन बनाता है। एयरबस, बोइंग, ये लोग क्या करता है, ये एरोप्लेन बनाता है। तो एयरबस और टाटा ये लोग दोनों मिल करके ये हेलीकॉप्टर बना रहा है इंडिया में। तो टाटा अच्छा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? एयरबस के साथ मिल करके एक हेलीकॉप्टर बना रहा है। हेलीकॉप्टर का नाम है H-125। इसके बाद मनी डिस्मॉर्फिया क्या होता है एक बार देख लीजिए। देखिए मनी डिस्मॉर्फिया ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो बहुत गरीब है, लेकिन एक्चुअली वो गरीब है नहीं, समझे? लेकिन उनको लगता है कि वो बहुत गरीब है। अगर ये चीज सिचुएशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मनी डिस्मॉर्फिया, ठीक है। ये चीज जो जेन जी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जेन जी जो कि 1997 से लेकर के 2012 में जन्म लिए हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए, लेकिन एक्चुअल में ये बात नहीं है, वो गरीब नहीं है, ठीक है। ये जो फीलिंग है ना, ये वेल्दी लोगों को भी होता है और एक मिडिल क्लास लोगों को भी होता है, सारे आदमी को होता है कि उनके पास जो है पैसा नहीं है और फाइनेंशियल सिचुएशन उसका बहुत खराब है। ऐसा सिचुएशन अगर होता है तो वो है मनी डिस्मॉर्फिया है, ठीक है, मनी डिस्मॉर्फिया। इसके बाद आरबीआई जो है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसके बाद आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो सारे पैरामीटर्स में बढ़ा है, ठीक है। कितना अभी स्कोर है आरबीआई का डीपीआई का? 445.5, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद है इंडिया और म्यांमार ने अपना पहला ट्रांजैक्शन सेटल किया है रूपी कैट्स का। इसके बाद इंडिया और म्यांमार ने एक रूपी कैट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू 1 करोड़ का सेटलमेंट कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये सेटलमेंट में क्या बात कहा गया है? देखिए रूपी कैट सेटलमेंट मैकेनिज्म ये इंडिया और म्यांमार के बीच में हुआ, ठीक है। हम लोग या फिर आरबीआई क्या चाहता है, ये चाहता है कि हम लोग डॉलर जो है ना, डॉलर में अब खरीदा बिक्री ना करें, रुपीस में खरीदा बिक्री करें या फिर लोकल करेंसी में खरीदा बिक्री करें। क्योंकि जब हम लोग डॉलर में खरीदा बिक्री करते हैं पूरा दुनिया में, तो क्या होता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाता है, सब आदमी डॉलर ही मांगता है, डॉलर की डिमांड बढ़ जाता है और डॉलर की डिमांड बढ़ गया है तो इसका मतलब हम लोग का रुपये की डिमांड गिर जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि डॉलर की डिमांड जो है वो रहने दो, हम लोग रुपये की डिमांड बढ़ाएंगे। अगर रुपये की डिमांड कैसे बढ़ेगा? जब बहुत सारा कंट्री रुपये एक्सेप्ट करेगा, बहुत सारा कंट्री रुपये डिमांड करेगा, बहुत सारा कंट्री बोलेगा कि यार रुपीज में तुम पेमेंट कर दो, ठीक है, तो बहुत अच्छा बात होगा, ठीक है। तो अगर रुपये से बहुत सारा देश पेमेंट करने लगेगा तो रुपये बढ़ जाएगा और डॉलर के प्रति रुपये आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए हम लोग रुपये में पेमेंट करना चाहते हैं। तो अलग अलग देशों में हम लोग जाकर बात करते हैं कि देखो म्यांमार भाई, हम लोग दोनों मिल करके क्या करते हैं, एक सेटलमेंट सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। अगर तुम हम लोग से कुछ खरीदोगे, हम लोग को रुपये में ही पेमेंट करना, और हम लोग तुम लोग से कुछ खरीदेंगे तो कैश में पेमेंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि डॉलर का झंझट खत्म हो जाएगा, और डॉलर का झंझट खत्म हो जाएगा, डॉलर की डिमांड घट जाएगा, और डॉलर का डिमांड घट जाएगा तो डॉलर है हम लोग को परेशानी नहीं होगा, हमारा रुपये भी आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, इंडिया और म्यांमार मिल करके एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और वहां पर हम लोग ये बात किए थे कि रुपये और क्यात के बीच में हम लोग सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। इसके लिए ना सेटलमेंट करने के लिए एक नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्या पता आपसे पूछ ले, ठीक है, वॉस्ट्रो अकाउंट और नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक। यहां पर देखिए क्या बात हो रहा है, वस्त्रो मतलब होता है हम वस्त्र रहें तुम नष्ट हो जाओ, हम वस्त्र रहें तुम नष्ट हो जाओ, ठीक है। ये आप याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। वस्त्रो अकाउंट में क्या होता है, मान लीजिए कि हमको पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है, हम क्योंकि एक्सपोर्ट किए हैं दूसरा देश में, दूसरा देश जो है हमको रुपये में पेमेंट करेगा, तो क्या करेगा, वहां का कोई एक बैंक होगा, सिटी बैंक, ठीक है, उस कंट्री का, जो कंट्री में हम जाकर के सामान बेचे हैं, वो कंट्री में कोई बैंक होगा, तो वो बैंक क्या करेगा ना, आईसीआईसीआई बैंक का एक अकाउंट बना लेगा अपने बैंक में ही, ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक में रुपये रखेगा ये, ठीक है। तो जब भी वहां का कोई आदमी हमसे एक्सपोर्ट कर रहा होगा तो वो हम तो बोलेंगे कि हमको रुपये दो, हम तो रुपये में ही खरीदेंगे, हम तो रुपये में ही मानेंगे, तुम मेरा कोर्स खरीदा है ना, तुम रुपये में पेमेंट करो। तो वो बोलेगा भाई साहब मेरे पास रुपये नहीं है, हम लग रहे पगला, रुपये तो है, तुम वस्त्र अकाउंट में जाओ, वहां पर वो लोग है ना, एक आईसीआईसीआई बैंक का एक अकाउंट बनाया होगा और वहां पर रुपये अकाउंट रखा होगा, तो तुमको रुपये लेने के लिए इंडिया नहीं आना पड़ेगा, तुमको अपना देश में मिल जाएगा रुपये। तो अपना देश में जाएगा सिटी बैंक, बोलेगा अरे भाई साहब हम ना इंडिया से ना आर्यन का कोर्स खरीदे हैं, तो वहां पर हमको रुपीज में पेमेंट करना पड़ रहा है, क्या करेंगे? तो सिटी बैंक बोलेगा अरे टेंशन लेने की बात नहीं है, हम वस्त्र अकाउंट से खोल कर रखे हैं, वस्त्र अकाउंट से तुमको रुपये दे देंगे, तुम ये रुपये ले लो और जाकर के खरीदो, तो वो खरीद लेगा, ठीक है। ये हो गया वस्त्र अकाउंट। तो हमारा अकाउंट जो है वो बना है दूसरे का कंट्री में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वस्त्र अकाउंट। अगर ये सेम चीज अपोजिट हो जाए तो वो हो जाएगा नस्त्र अकाउंट, ठीक है। सेम चीज अपोजिट लिखिए, मान लीजिए कि हम म्यांमार से खरीद रहे हैं,
ठीक है। तो म्यांमार से खरीद रहे हैं एक सिनेमैटिक कोर्स, तो वो बोल रहा है कि देखो भाई साहब, हम तो तुमको रुपये में पेमेंट किया ना, तो हमको कयात में पेमेंट कर दो। हम बोले अरे साला कयात कहाँ से लेकर के आएंगे, मेरे पास तो रुपये है, हम कहाँ से लेकर के आएंगे। तो वो हमको बोलेगा अरे पगला तुम क्या टेंशन लेता है, तुम जाओ एसबीआई, वहां पर एक नोस्टरो अकाउंट बना होगा, और नोस्टरो अकाउंट में जाना और उसको बोलना कि सर हमको कयात में पेमेंट करना है, तो तुमको कयात दे देगा, तुमको क्या दे देगा, तुमको पेमेंट कर देना। हम बोले अच्छा ऐसा बात है। तो यही है मेन कहानी, ठीक है, ये रुपी रुपी कयात का सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो इस बार जो है वो पेमेंट हुआ है पीएनबी का, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में आ गया। तो नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट एक बार आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इंडिया और म्यांमार pioneered a new bilateral trade agreement as Yangon office of PNB completed its first transaction exceeding 1 crore for the shipment of pulses under the rupee kyat settlement mechanism, ठीक है। इसके बाद अगला न्यूज है बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अभी क्या होता है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम में ना आप बहुत सारा पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और ये जो है आरबीआई की नजर में भी रहता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड होल्डर जो है ना, ये लोग गड़बड़ कर रहा है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर है, जैसे कि फोन पे हो गया, क्रेड हो गया, अमेजोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये लोग जानते हैं बहुत गड़बड़ कर रहा है। क्या कहानी सुनते हैं हम लोग। ये जो पेटीएम है, फोन पे है, अमेजोन पे है, ये लोग ना अपना जो भी सिक्योरिटी सिस्टम बनाता है, ये क्या करता है, सस्ता के चक्कर में थर्ड पार्टी ऐप से बना लेता है। और जब थर्ड पार्टी ऐप से बना लेता है तो बहुत लोग है ना इसको ना डुप्लीकेट कर लेता है और क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड कर देता है। अभी मेरी बुआ है, वो उनके साथ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो गया। हाँ, किस में हुआ था, फोन पे में हुआ था। हाँ, फोन पे में हुआ था। तो उनके साथ ये फ्रॉड हो गया, क्यों, क्योंकि वो सिस्टम बढ़िया नहीं है। तो इसीलिए आरबीआई कहता है कि देखो भाई साहब, तुम लोग ज्यादा छूट दे देते हैं तो माथा में चढ़ जाता है। तो इसीलिए तुम लोग क्या करो, तुम लोग जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेगा वो तुम लोग बीबीपीएस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करो। इससे क्या होगा कि हम लोग ना ध्यान से दे पाएंगे कि कहां पर क्या हो रहा है। इसीलिए जो भी इम्पैक्ट क्रेडिट कार्ड होल्डर है, जैसे कि क्रेड हो गया, फोन पे हो गया, अमेजन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये लोग जब बिल को सेटल करेगा तो किसके थ्रू करेगा, बीबीपीएस के थ्रू करेगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू करेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। इसका बजाज ऑटो जो है वो वर्ल्ड का पहला सीएनजी मोटरसाइकिल लेकर के आया है, ठीक है। इसका नाम है फ्रीडम मोटरसाइकिल। ऐसा ये वो फ्रीडम का फोन था, समझे, फ्रीडम 250। अभी ये लोग फ्रीडम का सीएनजी मोटरसाइकिल लेकर के आया है। इसका कितना दाम है, 95,000 से लेकर के 1,10,000 तक, ठीक है। अब अगला न्यूज है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। ये सेफ्टी रिंग जो है कि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को और स्ट्रॉन्ग बना देगा और सेफ बना देगा और सिक्योर बना देगा। इससे क्या होगा कि अनऑथराइज एक्सेस रुक सकेगा, ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद कहता है कि इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट है वो $7 ट्रिलियन पहुंच जाएगा 2030 तक। तो अभी जो है कितना है, अभी 3.5 होगा, तो 3.6 ट्रिलियन है अभी। इंडिया का डिजिटल पेमेंट जो है रिटेल ट्रांजेक्शन में वो 3.6 ट्रिलियन है, और कितना बढ़ जाएगा 2030 तक, ये डबल हो जाएगा, $7 ट्रिलियन हो जाएगा, ठीक। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसको आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है फॉर सीआईसी कन्वर्जन। सीआईसी का मतलब होता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कि इन्वेस्ट करेगा और पैसा कमाएगा। इन्वेस्ट किस पे करेगा, इक्विटी शेयर पे करेगा, प्रेफरेंस शेयर पे करेगा, बॉन्ड पे करेगा, लोन पे करेगा, अदर ग्रुप ऑफ कंपनी पे करेगा, ठीक है। तो एनबीएफसी से ये कन्वर्ट होकर के बन गया है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कौन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बाद सेबी ने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट, नाम है सेवा, किसके लिए, इन्वेस्टर्स लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। अब दुबई में हमारा एक गोल्डन कृष्णा एग्जीबिशन ओपन हुआ है। वहां पर हमारा एक आर्टिस्ट है कृष्ण कन्हैया। तो कृष्ण कन्हैया गए हैं गोल्डन कृष्णा एग्जीबिशन में दुबई में, और वहां पर अपना अद्भुत काम दर्शाए हैं अराउंड लॉर्ड श्री कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण कन्हैया इज द इंडियन आर्टिस्ट एंड पेंटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑनर भी किया है, और ये अभी दुबई गए हुए हैं एग्जीबिशन में, और ये गोल्डन कृष्णा को दर्शा रहे हैं। अब इसके बाद इंडिया जो है वो 81st एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एजीएम कर रहा है 2025 में। ये आप याद रखिएगा, एयर ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका जो है एजीएम कर रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग कर रहा है, यहाँ पर इंडिगो जो है वो होस्ट करेगा। इसके बाद श्रीलंका जो है इसको ब्लू इकोनॉमी का रिसर्च फेलोशिप मिलेगा, ब्लू इकोनॉमी का रिसर्च फेलोशिप मिलेगा फ्रॉम इंडिया बिम्स्टेक इनिशिएटिव। तो बिम्स्टेक जो है वो बार बार न्यूज में है, इसका आप मेंबर कंट्रीज याद रखिएगा। तो बिम्स्टेक का आप याद रखिएगा 7 मेंबर को, ठीक है। कैसे आप याद रखे थे, भग बिम्स्टेन, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यूएन क्लाइमेट हेड के द्वारा। यूएन क्लाइमेट हेड है ये, इसका नाम है साइमन स्टील। ये जो साइमन स्टील है ना, ये कह रहा है कि हम लोग पहले सोचे थे कि पूरा दुनिया में हम लोग मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग कितना कर देंगे कि जो गर्मी है वो 1.5 डिग्री और बढ़े, 1.5 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़े, और उससे ज्यादा ना बढ़े पूरी दुनिया का गर्मी।
दुनिया का वार्मिंग। लेकिन ये चीज अब अजीब नहीं हो रहा है, चिंताजनक स्थिति आ गया है। हम लोग 2.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकेंगे। तो ये कह रहा है कि हम लोग 1.5 डिग्री का जो टारगेट किए थे, ये बहुत ही मुश्किल है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है 2.7 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी को ले आएंगे, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय का बात है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपने एक बार रीड किया है कि नहीं किया है, वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। रीड करना बहुत जरूरी है, ठीक। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ये 500 साल पुराना ब्रॉन्ज आइडल है, जो कि इंडिया को वापस कर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखा हुआ था, तो हम लोग बोल रहे हैं कि साला वापस करो, हम लोग पूजा करते थे उसको, तुम लोग चुरा करके लेके चला गया है। तो वो लोग बोला कि ठीक है, हम लोग वापस कर देंगे। तो यूके जो है इस स्टैच्यू को लिया था इन गुड फेथ 1967 में। अब बोलेगा तो नहीं कि चोरी किया है, इसीलिए बोला कि हम लोग गुड फेथ में लिए थे, हम लोग अपना अच्छा सोच करके लिए थे, लेकिन ठीक है अब वापस कर दे रहे हैं। तो ये वापस कर रहा है ब्रॉन्ज आइडल को। ये जो ब्रॉन्ज आइडल है, ये कौन सा भगवान का है? ये तिरुमनकई अलवर संत का है। संत तिरुमनकई अलवर, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग, ये लोग दोनों मिल करके सीपीईसी पे काम किया है और सीपीईसी पे बात किया है। सीपीईसी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक बीजिंग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसको अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान और चाइना मिलकर के बात किया। 2025 में 2025 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 में इसको मनाया जा रहा है। इसी को लेकर के इंडिया भी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, नेशनल क्वांटम मिशन लेकर के आया था। ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है, इसमें हम लोग 6000 करोड़ का एलोकेशन करे हैं, इतना कॉस्ट हम लोग को लगेगा, ठीक। अब थाईलैंड जो है वो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। ये फर्स्ट है इन साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया ने इसको अभी लीगलाइज नहीं किया था, ठीक है, लेकिन थाईलैंड ने कर दिया है। ये थर्ड एशियन जुरिस्डिक्शन है आफ्टर नेपाल एंड ताइवान, जो कि लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को, ठीक। G7 समिट, ठीक है, G7 समिट में G7 कंट्री है और इंडिया भी है, ठीक। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है जी समिट इटली में गए थे, जॉर्जिया मेलानी ने इन्हें बुलाया था। उसके बाद ईरान का प्रेसिडेंट बन गए हैं मसूद पजस्कियान, ठीक है, मासूद पजस्कियान। इसके बाद डच पीएम बन गई है डिक स्कूफ, डी से डिक और डी से डच पीएम, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेपाल के प्रधानमंत्री थर्ड टाइम बन गए हैं केपी शर्मा ओली, ठीक है। उसके बाद यूके का प्राइम मिनिस्टर बना है कीर स्टारमर, याद रखिएगा। यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? कीर स्टारमर, और ये ऋषि सुनक को रिप्लेस कर दिया है। तो आप ये मत लिख दीजिएगा वहां पर कि ऋषि सुनक ही बना है, ठीक है, और कीर स्टारमर बना है, कीर स्टारमर। और कीर स्टारमर जो है ये ह्यूमन राइट्स का लॉयर था, याद रखिएगा ये बात भी, कि ये ह्यूमन राइट्स का लॉयर था, फिर ये पॉलिटिशियन बन गया और अभी जो है यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है। इसके बाद साउथ अफ्रीका जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के लॉ लेकर के आया है। साउथ अफ्रीका ऐसा देश है जहां पर क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है, वही लोग सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इसके लिए ये लोग फर्स्ट टाइम क्लाइमेट चेंज को लेकर के लॉ लाया है। इंडिया का पहला ओवरसी जन औषधि केंद्र मॉरिशियस में खुला है, याद रखिएगा। जन औषधि केंद्र पहली बार कहां पर खुला है? मॉरिशियस में खुला है। इसके बाद एससीओ समिट अस्ताना कजाकिस्तान में हो रहा है। एससीओ समिट कजाकिस्तान में हो रहा है, अस्ताना नाम की जगह में। यहाँ पर इंडियन डेलीगेशन को कौन लीड करेगा? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या बात हुआ है एससीओ में, संघीय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बात हुआ है? जो बेलारूस है वो ज्वाइन किया है एससीओ को, ठीक है। और एससीओ का थोड़ा एक्सपेंशन हुआ है, बेलारूस भी इसमें ज्वाइन किया है। इसमें हम लोग टेररिज्म को कॉम्बैट करने पे बात करेंगे, ठीक है। ये जो एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में, ठीक है। उसके बाद ये तो 24th एससीओ समिट हो रहा है ना, 25th एससीओ समिट वापस से चाइना में होगा, ठीक। ईरान जो है 9th मेंबर बना था 2023 में, और उसके बाद फिर अभी बेलारूस बन गया है 10वां मेंबर, ठीक है। इसके बाद न्यूज है कि इंडिया जो है वो चेयरमैन बन गया है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का। पहले इसका चेयरमैन चाइना था, अब बन गया है इंडिया, ठीक है। इसके बाद पीएम मोदी जो है ये रसिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रिसीव किया है, किससे? पुतिन से। इसका क्या नाम है? याद रखिएगा, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अपोस्टल, ठीक है। इसको अचीव किया है, इसको रिसीव किया है कौन? प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद फिलीपींस नाम का जो कंट्री है ये होस्ट कर रहा है क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड,
ठीक है। क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग जो भी ऐसा देश है जो कि भुगत रहा है क्लाइमेट चेंज को और उन लोग के पास पैसा नहीं है, तो उन लोगों को पैसा हम लोग कैसे देंगे? लॉस एंड डैमेज फंड बनाए हैं और इस फंड से ही हम लोग उसको पैसा देंगे। तो लॉस एंड डैमेज फंड जब बनाए हैं तो उसका एक बोर्ड भी तो होना चाहिए जो कि ये जांचेगा कि कहां पर हम लोग को पैसा देना चाहिए, कहां नहीं देना चाहिए। तो ये जो फंड का बोर्ड है ये कहां पर अभी होस्ट कर रहा है? फिलीपींस होस्ट कर रहा है। ठीक है। इसके बाद बिम्स्टेक का सिक्योरिटी चीफ मीटिंग भी हो रहा है। ठीक है। सेकेंड बिम्स्टेक का फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट हुआ है, कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में हुआ है। कहां पर हो रहा है? कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वेलकम्स बांग्लादेश एज फिफ्थ मेंबर। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है ना, इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन होता है, मतलब कि पानी में जहाज नहीं चलता है तो पानी में जहाज चलने के लिए हम लोग आपस में मिलते हैं और सिक्योरिटी कॉपरेशन करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए सीएससी है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसमें पहले 3 कंट्री था, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, आईएमएस। ठीक है। इंडिया, मालदीव, श्रीलंका। इसके बाद इसमें मॉरिशियस भी ऐड हो गया और अभी जो है बांग्लादेश ऐड हो गया। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन है और इसमें 5 कंट्री है। स्टार्टिंग हुआ था इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका से, उसके बाद मॉरिशियस भी आया और उसके बाद अब बांग्लादेश आया। ठीक है। इसके बाद हरिकेन बेरिल की बात करते हैं। हरिकेन बेरिल क्या है? ये एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी 4 नाम का एक हरिकेन है जो कि बहुत सारा डैमेज किया है कैरिबियन विंडवर्ड्स आइलैंड में। जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया था ना, तो वहां से ये वापस नहीं आ पा रहा था, जो भी खिलाड़ी है इसलिए नहीं वापस आ पा रहा था क्योंकि वहां पर हरिकेन बेरिल आ गया। ये हरिकेन बेरिल अगर एक दिन पहले आ जाता ना तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता, स्थगित हो जाता और जो वर्ल्ड कप है वो शेयर हो जाता। लेकिन एक दिन बाद आया बेरिल और जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीता। तो बेरिल हम लोग का बहुत मदद किया है, तो हम लोग भी बेरिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो है कैटेगरी 4 हरिकेन का एक्सट्रीमली डेंजरस हरिकेन था। ठीक है। जानते हैं जब नॉर्थ पैसिफिक में इस तरीके का तूफान आता है तो उसको हम लोग हरिकेन बोलते हैं, लेकिन अगर साउथ पैसिफिक में या फिर इंडियन ओशियन में यही चीज आ जाएगा तो उसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। ठीक है। जापान जो है नया बैंक नोट चालू किया है, लॉन्च किया है जापान। इस बैंक नोट में ये लोग 3D होलोग्राफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ जो अंधा है, ठीक है, वो लोग भी इसको टच करके जांच सकता है कि कितना रुपया का नोट है। ठीक है। इसके बाद लाओस, लाओस ने पहली बार वर्ल्ड का पहला स्टैंप निकाला है जिसमें श्री राम लला ऑफ अयोध्या होंगे। ठीक है। तो किसने किया है? लाओस ने किया है। ये सवाल पूछा जा सकता है। देखिए हर वो सवाल जो कि इंपैक्टफुल है, इंडिया का भी बात हो रहा है और वर्ल्ड का भी बात हो रहा है, दोनों का बात हो रहा है, कनेक्शन बना हुआ है, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है? तो लाओस ने क्या किया है? वर्ल्ड का पहला स्टैंप लाया है जिसके अंदर रामलला का फोटो है। इसके बाद इंडिया और यूएस के बीच में एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। यहां पर ये लोग दोनों एग्री किया है कि जो भी कल्चरल प्रॉपर्टी है ना, इसका हम लोग इलीगल ट्रैफिकिंग नहीं होने देंगे। इंडिया और यूएस ने मिलकर यह काम किया है। इसके बाद रसिया में 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हो रहा है, वहां पर ओम बिरला जो है वो लीड करेगा डेलीगेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की तरफ से ओम बिरला जाएंगे और 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में हिस्सा भी लेंगे। ठीक है। इसका क्या थीम रखा गया है? थीम रखा गया है द रोल ऑफ पार्लियामेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इसके बाद HCL टेक की रोशनी नायर, HCL टेक की चेयरमैन है रोशनी नायर। ठीक है। इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का क्या नाम है? सेवलियर डा ली लीजन डी ऑनर। ठीक है। फ्रांस का मिला है इनको, पेरिस, ये भी पेरिस में जाकर के अवार्ड मिला है। शाहरुख खान भी पेरिस में गया था, उसको एक गोल्ड का कॉइन मिल गया। ठीक है। पेरिस का कोई एक म्यूजियम में रखा गया है। फिर HCL की जो चेयरमैन है रोशनी नादर, इनको भी फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल गया है। यूएई जो है ये वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड आबरा बना रहा है। आबरा कुछ नहीं होता है, एक ट्रेडिशनल बोट होता है जो कि लकड़ी से बनता है। तो लकड़ी से ये 3D टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके 3D प्रिंटेड आबरा बना रहा है। वाह! कौन बना रहा है? यूएई बना रहा है। ठीक। इसके बाद वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो रहा है दुबई में। यहाँ पर इंडिया का बहुत सारा टेक लीडर्स को बुलाया गया है और उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा और बोला जाएगा कि देखो भाई साहब, इंडिया से बहुत सारा टेक्नोलॉजी आदमी आता है और दुबई को आगे बढ़ाता है। इंडिया से तो आता है काम करने के लिए दुबई में, इसके लिए ये लोग वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस किया है, वहां पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। ठीक है। कबीर खान, इम्तियाज अली, ओनिर और रीमा दास, ये 4 आदमी मिलकर के एक फिल्म बनाया है। फिल्म का क्या नाम है? माय मेलबोर्न। ये फिल्म को रिलीज किया जाएगा कहां पर?
IFFM, मतलब कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, ठीक है। इसके साथ साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और ताइवान के बीच में, ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो मतलब ट्रेड हो सके उसका, ठीक है। इसके बाद ऑबिचुरीज देखते हैं। ऑबिचुरीज में भी कुछ ऑबिचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में एक चीफ प्रिस्ट थे जो कि वहां पर काम कर रहे थे, जिनका नाम है आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित। वो उनका डेथ हो गया है, ठीक है। और जो लॉर्ड राम का जो आइडल था उनको कॉन्सेक्रेट किया गया था। राम राम जी का आइडल था, उसका प्राण प्रतिष्ठा में जो भी चीफ प्रिस्ट थे, चीफ पुजारी थे, आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित, वो अब नहीं रहे, ठीक है। इसके साथ साथ पद्मश्री अवार्डी कमला पुजारी, तो कमला पुजारी भी अब नहीं रहे, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रैंक डकवर्थ, क्रिकेट में डीएलएस मेथड इस्तेमाल होता है। डीएलएस मेथड को निकालने वाला दो जन था, उसमें से एक जन है डकवर्थ, ठीक है। एक आदमी था लेविस नाम था और दूसरा नाम था डकवर्थ। तो लेविस जो है वो उसका निधन ऑलरेडी हो चुका है शायद। डकवर्थ जो थे वो बचे हुए थे, उनका भी निधन हो गया है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ कहा कि टाइटैनिक और अवतार जैसा मूवी में जो प्रोड्यूसर था जॉन लंडू, ठीक है, जॉन लैंडू जो था वो चल बसे हैं 63 एज में, ठीक है। इसके बाद एक सर्जन है, कार्डियक सर्जन, MS वलियाथान। तो MS वलियाथान जो है, इनका भी देहांत हो गया है। ये पद्म विभूषण थे और कार्डियक सर्जन थे। इस तरीके के सवाल देखने को मिला भी है पिछले कुछ सालों में, इसीलिए मैं इसको ऐड कर दिया हूँ, ठीक। फिर अगला देखते हैं बुक्स। बुक्स में याद रखिएगा कि दो बुक्स बहुत पूछता है। एक तो ऑटोबायोग्राफी पूछेगा बहुत, और दूसरा कि कोई फाइनेंस से रिलेटेड किसी आदमी ने बुक्स लॉन्च किया है तो वही पूछता है। इसीलिए दो बुक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। रविचंद्र अश्विन ने एक अपना ऑटोबायोग्राफी रिलीज किया है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, समझे। रविचंद्रन अश्विन जो है ये बहुत बड़े ऑफ स्पिनर है, ठीक है, इंडिया के। क्रिकेट खेलते हैं, ऑफ स्पिन फेंकते हैं, तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन। ये जो है 2011 का वर्ल्ड कप में फाइनल में भी खेल चुके हैं और अभी तो खेलते ही रहते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन का एक बुक है आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, समझे। तो इस बुक को किसने लॉन्च किया है, कौन रिलीज किया है, रविचंद्रन अश्विन, याद रखिएगा। उसके बाद अगला बुक है ए फ्लाई ऑन RBI वॉल। ये किसके द्वारा ऑथर किया गया है, अल्पना किल्ला वाला, याद कर लीजिएगा, ये सब छोड़िएगा नहीं, ठीक है। पहला रविचंद्रन का किताब और दूसरा अल्पना किल्ला वाला का किताब। अल्पना किल्ला वाला का किताब का क्या नाम है, ए फ्लाई ऑन RBI वॉल। RBI का वॉल पे एक मक्खी बैठ गया है, समझे, वही आप याद कर सकते हैं, अल्पना किल्ला वाला। किल्ला वाला कहते हैं कि इस मक्खी को हम उड़ा देंगे, कि हर्षद मेहता स्कैम में कितना गड़बड़ हो पाया था, उसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से लिबराइज किया है, बहुत सारा बात किया गया इस किताब के अंदर, ए फ्लाई ऑन RBI वॉल, ठीक। फिर आशा भोसले का एक बायोग्राफी रिलीज हुआ है, सरस्वामिनी आशा, ठीक। इसके बाद टिम वॉकर ने प्रिजनर ऑफ भोपाल ये चीज लाया है, ये किताब लॉन्च किया है। ये किताब में 1984 का भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया गया है। अब चूंकि ये विदेशी आदमी है और ये लॉन्च कर दिया है एक किताब, वो भी इंडिया पे लेकर के किताब है, इसीलिए ये भी किताब आपको याद रखना पड़ेगा। प्रिजनर ऑफ भोपाल किसके द्वारा, टीम वॉकर के द्वारा, ठीक। अब साइंस एंड टेक का न्यूज देख लेते हैं हम लोग। इसरो ने डेवलप किया है प्रवाह सॉफ्टवेयर। प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल रैंक सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। बहुत बड़ा नाम है, दो बार आप देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद CSIR IICT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इनके जो साइंटिस्ट है, इन लोगों ने माइक्रो एल्गी खोजा है। ऐसा माइक्रो एल्गी जो कि एक प्रोटीन सप्लीमेंट हो सकता है, प्रोटीन सप्लीमेंट। इस माइक्रो एल्गी का क्या नाम है, कोरेला सोक्रोकिनिया, ठीक है, कोरेला सोक्रोकिनिया। तो आप समझ लीजिए करेला, ठीक है, करेला भी एक प्रोटीन देगा, तो वैसे आप याद कर लीजिए पोटेंशियल प्रोटीन सप्लीमेंट मिल जाएगा। इसके बाद सुनीता विलियम्स जो कि इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, ये पहली वुमेन है टू पायलट बोइंग स्टारलाइन। ये जो बोइंग स्टारलाइन में गई है ना, तो पहली ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट होंगी सुनीता विलियम्स, ठीक है। इसके बाद रेयर एंड फेटल ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन। अभी एक ब्रेन ईटिंग अमीबा निकला था, समझे, जो कि ब्रेन का जो टिश्यू है उसको इन्फेक्ट कर देता है और खराब कर देता है। तो ये चीज बहुत परेशानी है। तो ये केरला में देखा गया है लास्ट 2 मंथ्स में, ठीक है। इसके बाद एक स्नो ब्लाइंड मालवेयर। ये स्नो ब्लाइंड मालवेयर जो है वो क्या है, ये एक बैंकिंग मालवेयर है। अगर ये मालवेयर आपके मोबाइल के अंदर घुस गया, आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर घुस गया, तो आपका सारा बैंकिंग क्रेडेंशियल्स जो है वो चुरा सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्नो ब्लाइंड मालवेयर, ठीक है।
ये जो मलबर है ये साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही प्रेवलेंट हो गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं आपके पास ना आ जाए, ठीक है। ये स्नो ब्लाइंड है, ये आपका बायोमेट्रिक और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी भेज सकता है, इतना पावरफुल है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल टेक आउटेज हुआ, हम लोगों ने देखा ही कि क्या हो गया था, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो गया था, बीएसओडी हो गया था, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ मतलब कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट का फोन चला रहा था ना, माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर चला रहा था, उसमें एक ब्लू स्क्रीन आ गया था। बहुत दुनिया में बहुत लोगों के पास ऐसा स्थिति हो गया। तो ये कैसे हुआ था? ये हुआ था एक साइबर सिक्योरिटी फर्म का अपडेट की वजह से। एक क्राउड स्ट्राइक नाम का एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, ठीक है, जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चला रहा था उन लोगों में ये चीज आ गया था, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गया था, बीएसओडी आ गया था, ठीक है। लेकिन इंडिया वाला क्या कहता है? इंडिया वाला कहता है कि जब करीम मिनाटी वीडियो नहीं बना रहा था तभी तभी ऐसा हुआ था, जो चाय फेंक दिया था उस पे, ठीक है, कैरी मिनाटी पे चाय फेंक दिया था, कैरी मिनाटी रोल कर रहा था, उसका बिल गेट्स का रोल कर रहा था, हाँ। तो बिल गेट्स बोलता है गरम है चाय गरम है तो उसकी वजह से भी माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल टेक आउटेज हो गया सब कवर कर लिया, एडिशनल कुछ न्यूज है उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2024, इसमें इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 82nd रैंक किया है, जिसकी वजह से इंडिया का जो भी आदमी के पास पासपोर्ट रहेगा वो 58 डेस्टिनेशन में घूम सकता है, 58 कंट्री में घूम सकता है, ठीक है। ये जो इंडेक्स है ये किस डेटा के हिसाब से निकाला गया है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हिसाब से, आईआटा के हिसाब से, ठीक है। सिंगापुर को नंबर 1 पोजीशन मिला है, सिंगापुर का पासपोर्ट है अगर आपके पास तो आप 195 कंट्रीज में घूम सकते हैं, बताइए। देश ही कम से कम 200 ही को है, 200 के देश है उसमें से 195 कंट्रीज में आप घूम सकते हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान, ये सब कोई सेकंड में है, सेकंड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है, और यहाँ पर आप लोग 192 डेस्टिनेशन घूम सकते हैं इसका पासपोर्ट लेकर के, ठीक। फिर यूएनसीटीएडी रिपोर्ट के हिसाब से कहता है कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोथ है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जनरेशन के अंदर, ठीक है। और कितना सर्ज देखा गया है 2010 से 2022 तक में? 163 सर्ज देखा गया है। तो यूएनसीटीएडी का रिपोर्ट है, रिपोर्ट का क्या नाम है? 2024 डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, 2024 डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो हमारा इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोथ देखा है ई वेस्ट जनरेशन में। ई वेस्ट क्या होता है? मान लीजिए कि आपका कोई मोबाइल है, मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, आप फेंक दिए, तो मोबाइल के अंदर बहुत सारा टेक्निकल था ना, चिप था, उसके बाद मदरबोर्ड था, ये सब क्या है? ये सब तो वेस्ट है, लेकिन कैसा वेस्ट है? ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। इसीलिए लेड, मरकरी, कैडमियम, उसके बाद आर्सेनिक, इस तरीके का जो टॉक्सिक मटेरियल होता है ये जो वेस्ट क्रिएट कर देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ई वेस्ट। तो इंडिया में ई वेस्ट बहुत फैल गया है, इसके लिए हम लोग बहुत सारा काम किए हुए भी है, हम लोग पीआईबी में भी देखे थे। इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में टॉप कर गया है, समझे? तो इंडिया टॉप्स ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटिंग 25% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई। तो पूरे दुनिया का वर्ल्ड सप्लाई में 25% जो है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए ग्लोबल मिल्क डे जरूरी पड़ जाता है। तो ग्लोबल मिल्क डे कब होता है? सबसे पहला न्यूज हम लोग वही देखे, 1 जून, ठीक है। फिर पीएम मोदी जो है वो एक्स में सबसे ज्यादा फॉलोड लीडर बन गए हैं। उसके गूगल, टाटा मोटर्स, अमेजन, जियो और एप्पल इसको मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड इन इंडिया का कैटेगरी में रखा गया है। कौन रखा है? कैंटर स्टडी ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स 2024, ठीक है। इसके अंदर 23,000 पीपल को सर्वे किया गया है, ठीक है, 18 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने सारा कवर कर लिया, ठीक। एक बार समराइजेशन कर देते हैं, लेकिन समराइज उसी को करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट डेज, इसके अंदर सबसे पहले 1 जून आता है। 1 जून में वर्ल्ड मिल्क डे है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है ना, तो 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे हो गया। उसके बाद 7 जून में है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। 7 बहुत मैजिकल नंबर है, इसीलिए हम लोग साथ साथ चलेंगे और खाना खाने जाएंगे, फूड सेफ्टी डे। 5 जून को मेरी फेवरेट मैम का बर्थडे है, 5690, उस दिन हम उनको फूल दिए थे, इसीलिए हमको याद है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है। इसके बाद 17 जून को, 17 में खतरा, किस चीज का खतरा? भूकंप का खतरा, अकाल का खतरा, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, ठीक है। 20 जून को है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। कैसे याद रखेंगे आप? जब विष होता है, जब कहीं पर विष आ गया तो विष को देख करके भागने लगते हैं, जहर को देख कर भागने लगते हैं, कहीं पर रिफ्यूज लेना चाहते हैं, तो आप शरण लेना चाहते हैं, इसीलिए आप याद कर सकते हैं कि 20 जून को है वर्ल्ड रिफ्यूज डे, ठीक है। 21 जून को है इंटरनेशनल योगा डे। इसके बाद 23 जून को है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। 24 जून को है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी। 25 जून को है वर्ल्ड विटिलिगो डे।
ठीक है। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब है? 23 जून को है। ये इंपॉर्टेंट डेज हो गया। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेज जुलाई का, तो 1 जुलाई में नेशनल डॉक्टर डे, ठीक है। 2 जुलाई में वर्ल्ड यूएफओ डे, 3 जुलाई में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इसके बाद अब प्लास्टिक बैग हटा दिए हैं तो पेपर बैग लाना पड़ेगा, तो पेपर बैग कब लाएंगे? 12 जुलाई को लेकर के आएंगे, इसलिए 12 जुलाई को है पेपर बैग डे, ठीक है। 10 जुलाई को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, 11 जून को है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, एक एक मिल करके ही तो पॉपुलेशन बढ़ता है, तो 11 जून को है, सॉरी 11 जुलाई को है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसके बाद 15 जुलाई को है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 29 जुलाई को है वर्ल्ड ओआरएस डे, 30 जुलाई को है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। इसके बाद अपॉइंटमेंट हम लोग देखें कि आरबीआई में AK चौधरी यानी कि अर्नब कुमार चौधरी और CS कर यानी कि चारुलता एस कर, इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई का। तो आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है? AK चौधरी और CS कर। PIB का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? धीरेन्द्र ओझा बने हैं। इसके बाद ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया, इसका चेयरमैन बना है गिरीश टंटी, ठीक है। इसके बाद सुनील छेत्री का आखिरी मैच हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में, और इसके बाद फिर वो रिटायरमेंट ले लिया सुनील छेत्री। इस मैच में इंडिया जो है वो कुवैत के साथ ड्रॉ हो गया था, 0-0 के साथ ड्रॉ हो गया। इसके बाद सिडबी का जो अपॉइंटमेंट हुआ वहां पर CMD बना मनोज मित्तल, ठीक है। इसके बाद NBDA का प्रेसिडेंट बना इंडिया टीवी का रजत शर्मा। इसके बाद शेफाली वर्मा जो है वो फास्टेस्ट वुमेन बन गई जो कि डबल सेंचुरी बनाई है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंघा जो है ये प्ले स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया है एज ब्रांड एम्बेसडर्स। इसके बाद स्पोर्ट्स में हम लोग देखें कि रोहित शर्मा जो है सबसे ज्यादा छक्का मारने वाला बैट्समैन बन गया है T20I में भी और ऐसे भी, ठीक है। रोहित शर्मा का टोटल सिक्सेस कितना है? 600। T20I में कितना सिक्सेस है? 200, ठीक है। फिर इसके बाद फिर कहा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का एक खिलाड़ी था दिनेश कार्तिक, वो अब बैटिंग कोच बन जाएगा और मेंटर बन जाएगा, क्योंकि वो अब क्रिकेट खेलने से रिटायर हो गया है। अब हार्दिक पांड्या एक ऐसा फर्स्ट इंडियन है जो कि टॉप स्पॉट हासिल किया है, कहां पर? ICC T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग। तो T20 बैटिंग में भी तो इंडिया था, बॉलिंग में भी इंडिया था, लेकिन ऑलराउंडर में कोई भी इंडियन नहीं था, तो वहां पर पहली बार कोई पहुंचा है, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। इसके बाद इंडिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप सेकंड टाइम जीत गया। पहली बार जीता था, कब जीता था? 2007 में जीता था। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। इस बार जीते हैं तो किसको हराए हैं? साउथ अफ्रीका को हराए हैं। इस बार कहां पर मैच हो रहा है? कहां मैच हो रहा था? USA में और वेस्ट इंडीज में, ठीक है। जीते हैं तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? मैन ऑफ द मैच कौन था? विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? जसप्रीत बुमराह, दोनों इंडिया का है। उसके बाद सबसे ज्यादा रन कौन बनाया था इस टूर्नामेंट में? रहमानुल्लाह गुरबाज, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया था? एक अर्शदीप सिंह लिया था इंडिया की तरफ से और फजल फारूकी लिया था, दोनों 17 विकेट लिया था, दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर था, ठीक। इसके बाद आर प्रगनंदा जो है वो वर्ल्ड नंबर 2 फैबियन कैरियाना को हराया और वर्ल्ड का टॉप 10 रैंकिंग के अंदर आ गया। फिर सिरिजा अकुला जो है ये WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉन्टेंडर सिंगल्स टाइटल जीत चुकी है, और ये जीत करके ये नया इतिहास रख दी है, ठीक है। तो WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉन्टेंडर सिंगल्स टाइटल में सिरिजा अकुला जो है वो जीत गई है। उसके बाद UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ये मार्शल आर्ट का एक चैंपियनशिप है, तो यहाँ पर पूजा तोमर जीती है। ये जो पूजा तोमर है ये उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर से थी, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग देखें कि वर्ल्ड मेडिकल और हेल्थ गेम्स हो रहा है फ्रांस में, वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हो रहा है फ्रांस में। वहां पर इंडिया का 4 आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ऑफिसर, चार आदमी, कौन कौन है? संजीव मलिक, मज अनीश जॉर्ज, ठीक है, स्टीफन सबेशियन और डैनिया जेम्स, ये 4 AFMS या फिर इसको कह सकते हैं आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ये लोग 32 मेडल लेकर के आया, ठीक है। कहां पर? वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स इन फ्रांस में। इसका पेरिस ओलंपिक्स का बात हुआ, तो पेरिस ओलंपिक्स जो हुआ वहां पर मैस्कॉट था फायरजी, ठीक है, फर्ज, मान लीजिए इसको फर्ज समझ लीजिए, फर्ज है। फर्ज का मतलब होता है कि एक लाल हैट जो कि ये बताता है कि अगर हम लोग अकेले चलेंगे तो फास्ट चल पाएंगे, सबके साथ मिलकर चलेंगे तो दूर चल पाएंगे, तो फर्ज है, किसी का फर्ज है, यही है मैस्कॉट किसका? पेरिस ओलंपिक्स का। पेरिस ओलंपिक्स जो है ये ग्रीनेस्ट गेम्स हुआ है इन द हिस्ट्री। ग्रीनेस्ट गेम्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत कम हुआ है, रफली 3.5 मिलियन टन होता ही है एमिशन, लेकिन इस बार उसका आधा हुआ है, यानी कि 1.75 टन हुआ है, ठीक है। इंडिया की तरफ से 117 एथलीट गया था। इसके साथ साथ ओलंपिक का ई स्पोर्ट्स गेम पहली बार होने वाला है, कहां पर होगा? सऊदी अरेबिया में होगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है सऊदी अरेबिया में अनाउंस किया है फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025। BPCL जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया था, और अडानी ग्रुप जो है वो इंडियन टीम का प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया था। नीता अंबानी जो है वो इंडिया हाउस का इनॉग्रेट की है,
नीरज चोपड़ा जो है ये एकदम टीम का हेड होकर के गया था। गगन नारंग जो है वो सेफ डे मिशन थे। और नॉर्मन पिचार्ड एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कॉलोनाइज्ड इंडिया में पहले एथलीट थे जो कि 2 मेडल जीते थे सेम ओलंपिक्स में। अभी कौन जीता है? अभी वो जीती है ना, मनु भाकर जीती है। और एक पैरालंपिक्स में भी एक जीती है। कौन जीती है वो आपको याद है कि नहीं है? बताइए मुझे। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, इन लोगों को बनाया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून। इंडिया चैंपियंस जो है वो जीत गया है और किसको हराया है? पाकिस्तान चैंपियंस को। कहां पर हराया है? बर्मिंघम में। चैंपियनशिप का क्या नाम था? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024। ठीक है। स्कॉटलैंड का एक चार्ली कैसल्स है जो कि ओडीआई वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, 7 विकेट 21 रन देकर के। फिर वुमेन एशिया का फाइनल हुआ था, वहां पर श्रीलंका जो है वो इंडिया को हरा दिया फाइनल में जाकर के। तो फाइनल में वुमेन हार गई, इंडियन वुमेन हार गई और पाकिस्तान श्रीलंका की वुमेन जीत गई। लेटेस्ट फीफा मैन रैंकिंग आया, वहां पर इंडिया का रैंकिंग जो है वो 124 है। अर्जेंटीना नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि वह वर्ल्ड चैंपियन है और साथ में वो 16th कोपा अमेरिका टाइटल भी जीता है। अर्जेंटीना जो है ना अभी 16th कोपा अमेरिका टाइटल भी जीता है, इसीलिए ये नंबर 1 पे है फीफा रैंकिंग। ठीक। सूर्य कुमार यादव जो है ये T20 का कैप्टन बन गया है। हरमनप्रीत कौर जो है ये क्रिकेट टीम का कैप्टन है, लेकिन गर्ल्स का यानी कि वुमेन क्रिकेट टीम का ये कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। ये बहुत रन बना दी है और स्मृति मंदाना को पीछे कर दी है इन हाईएस्ट T20 रन गेटर। इसके बाद हम लोग देखें दुरान कप। दुरान कप फुटबॉल को लेकर कप है। यहाँ पर अभी 133 दुरान कप होने वाला है और ये जो है एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये 2 नया सिटीज में अभी होने वाला है, जमशेदपुर और शिलोंग में। और पहले कोलकाता और कोकराझार में होता भी था, तो अभी भी फिर से होगा कोलकाता कोकराझार में भी। तो 4 स्टेट्स में होने वाला है, 2 नया स्टेट्स है, सॉरी 2 नया सिटीज है, जमशेदपुर और शिलोंग। फिर इंडिया का लैंडर पेस और अमृत राज, ये लोग दोनों मिलकर के टेनिस हॉल ऑफ फेम में जाने वाला है और वहां पर इंडिया का नाम ऊंचा करेगा। ठीक। इसके साथ साथ एक अभय सिंह नाम का एक बंदा है जो कि एशियंस डबल स्क्वाश खेलने के लिए गया था। एशियन डबल स्क्वाश, वहां पर मेंस डबल्स में भी वो जीता और मिक्स्ड डबल्स टाइटल्स में भी वो जीता। फिर एआईएफएफ का अवार्ड दिया गया है, छांगते और इंदुमती को अवार्ड दिया गया है। छांगते को टॉप मेल अवार्ड और इंदुमती को टॉप फीमेल अवार्ड। ठीक। इसके बाद पीएम मोदी जो है वो बहुत तारीफ किया है किसका? जो भी व्यक्ति यूके में जाकर के मैथ में अच्छा स्कोर किया है, मैथ ओलंपियाड में अच्छा स्कोर किया है। तो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड कहाँ हुआ है? यूके में। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड कहाँ हुआ है? ईरान में हुआ है। और जब फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था वहां पर 5 इंडियन पार्टिसिपेट किया था और सबको मेडल लेकर के आया है। इसमें चाइना टॉप पे था। इसके साथ साथ इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ है सऊदी अरेबिया में। विनेश फोगाट जो है वो ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन में गोल्ड मेडल जीती थी 50 केजी का कैटेगरी में। इंडियन बैडमिंटन स्टार अश्विनी पोनप्पा जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। लास्ट ओलंपिक्स अभी खेला और अनाउंसमेंट कर दिया अपना रिटायरमेंट। विश्वनाथन आनंद जो है वो लियोन मास्टर्स का जो टाइटल है वो 10वीं बार जीत गए हैं। लियोन मास्टर्स, लियोन जो स्पेन का एक सिटी है, तो वहां पर स्पेन में जा करके स्पेन को हराए हैं। स्पेन में जा करके जेम संतोष लटेसे को हराए हैं और जीते हैं 10वीं बार लियोन मास्टर्स चेस टाइटल। इसके साथ साथ हम लोग देखें कि ध्रुव सितवाला और अनुपमा रवि रामचंद्रन, ध्रुव सितवाला और अनुपमा रामचंद्रन एशियन बिलियर्ड्स और स्नूकर में चैंपियनशिप जीते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अवार्ड्स देखें। अवार्ड्स में देखें जो वेल्ला है वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, इसीलिए वेल्लयन सुबैया नेम्ड ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। सी डॉट का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। ये क्या करता है? ये बहुत सारा जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो बहुत सारे लोगों को ये मैसेज भेजता है। तो ये जो मैसेज भेजता है ना, ये अच्छा काम है। ये अच्छा काम के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। और कौन अवार्ड दिया है इसको? यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 अवार्ड इसको मिला है। इसमें चैंपियन अवार्ड इसको मिला है, चैंपियन कैटेगरी का अवार्ड इसको मिला है। ठीक है। इसके बाद निमहंस बेंगलुरु, निमहंस का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसको अवार्ड दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। जोमेटो जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप कर दिया है। जोमेटो क्या किया था? एक जगह में 4000 अपना डिलीवरी पार्टनर को बुलाया और कुछ सिखाया, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप हो गया। इसके बाद सेबी जो है एक अवार्ड जीता है और आरबीआई एक अवार्ड जीता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी कौन सा अवार्ड जीता है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर। कौन इसको दिया ये अवार्ड? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का द एशियन बैंकर दिया है। ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यानी आरबीआई जो है, इसको भी एक अवार्ड मिला है, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसको कौन दिया है? लंदन का सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन दिया है। ठीक है। यूनेस्को का एक प्रिक्स परवलेस म्यूजियम होता है, इसमें क्या बोलते हैं अवार्ड दिया जाता है। यूनेस्को का प्रिक्स परवलेस
म्यूजियम, इसमें जो है इंडिया का स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम अपना दावेदारी पेश किया है। अब अगला है सिद्धेश सकोड़े, ये एक फार्मर है और फाउंडर है एग्रो रेंजर्स का। इनको जो है अवार्ड दिया गया है और इनको नाम दिया गया है, कह सकते हैं नाम क्या दिया गया है, लैंड हीरो, जमीन का एक। ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा, UNCCD। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब विनोद गनात्र, ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। फिर अरुंधति रॉय है जिनको पेन प्रिंटर प्राइज मिला है 2024 का, क्योंकि ये बहुत अच्छा से लिखती थी इसीलिए। इसके बाद अगला न्यूज है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन में एक इंडियन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन कौन कर रहा था, TCS कोडविटा कर रहा था। TCS यानी कि आप समझ सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कर रहा था वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन। यहाँ पर कलश गुप्ता जो है, जो कि IIT दिल्ली के स्टूडेंट है, इन्होंने अच्छा स्कोर किया। ये जो TCS का कोडविटा है, ये 10वां सीजन था। ठीक है, फिर कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर API इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अटल पेंशन योजना का इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनको मिला है। किसके द्वारा मिला है ये अवार्ड, PFRDA के द्वारा ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके बाद विक्टिमोलॉजी के लिए के चोकलिंगम को एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का क्या नाम है, हंस वॉन एंटिक अवार्ड। ये अवार्ड कौन दे रहा है, ये अवार्ड दे रहा है वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी। ये जो है ये यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक के अंदर आता है। ठीक है, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी, और ये विक्टिमोलॉजी को लेकर के अवार्ड देता है। किसको अवार्ड दिया है, के चोकलिंगम को। ये रिटायर्ड प्रोफेसर है इंडिया का, तमिलनाडु का। ठीक है, इसके बाद स्वप्ना कल्लिगल को एग्री एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया गया है, स्पाइस अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र जो है वो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड जीता है, और हॉर्टिकल्चर के लिए नागालैंड जीता है बेस्ट स्टेट। आंध्र प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग हो रहा है, तो उसके लिए उसका अवार्ड मिला है गुलबेनिकन प्राइज। ये जो गुलबेनिकन प्राइज है, ये पोर्टुगल बेस्ड गुलबेनिकन फाउंडेशन का ये प्राइज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें सुदर्शन पटनायक जो है, ये इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में गोल्ड जीते हैं। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप, जहां पर सैंड से कुछ फोटो बनाते हैं। तो ये सुदर्शन साहब है, ये कृष्ण जी को बनाए थे, जगन्नाथ भगवान को बनाए थे, और जगन्नाथ भगवान का एक ग्रेटर डिवोटी को भी बनाए थे, जो बलराम दास है। तो बलराम दास और जगन्नाथ प्रभु का एक फोटो बनाया था, और फोटो नहीं बनाया था, सैंड से स्कल्पचर बनाया था, इसके लिए इसको गोल्ड मिला है। ठीक है, कहां पर, इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप के अंदर। फिर इंडिया का एक शिप कैप्टन है जिसका नाम है अभिलाष रावत। तो अभिलाष रावत और उसका क्रू मेंबर को एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया गया है। ये इनका एक्सेप्शनल ब्रेवरी कहां पर आया था, रेड सी में आया था। रेड सी में इन्होंने रेस्क्यू किया था एक ऑयल टैंकर को, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया, एक्सेप्शनल ब्रेवरी का अवार्ड दिया गया। फिर SRK जो है, ये पहला एक्टर है जिनके नाम पे एक गोल्ड कॉइन डेडिकेट किया गया है। कहां पर, पेरिस ग्रेविन म्यूजियम में रहेगा। ठीक है, इसका फाइनेंस का हम लोग न्यूज देखें कि 53rd GST काउंसिल मीटिंग हुआ है, जहां पर हम लोग यूनिफॉर्म IGST रेट सेटअप कर दिए हैं फॉर ऑल द एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट का इंजन पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग कह रहे थे कि RBI जो है ये 100 टन का सोना लेकर के आया है UK से इंडिया। तो ये क्यों लाया है, वो इसीलिए लेकर के आया है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो हम लोग जमा करके रखे थे, पैसा जमा करके नहीं, वहां पर रखे थे फॉर सेफ्टी पर्पज, तो वहां पर सेफ नहीं हो सकता है। इसका रीजन ये है कि अभी रसिया भी वहां पर पैसा रखा था, रसिया भी अपना गोल्ड रखा था। तो जैसे ही रसिया जब झगड़ा में आ गया ना, झगड़ा में फंस गया, तो जो इंग्लैंड है, UK है, वो बोल दिया कि तुम झगड़ा कर रहा है, इसीलिए तुमको तुम्हारा गोल्ड नहीं देंगे। बताइए, रसिया को उसका अपना ही गोल्ड नहीं दे रहा है, इसीलिए इंडिया भी चिंतित में पड़ गया। इंडिया बोला कि ठीक है भाई, हमको अपना गोल्ड हमके पास रहने दो, जितना कॉस्ट लगेगा हम रख लेंगे। ठीक है, जितना भी हमको प्रॉब्लम होगा हम झेल लेंगे, लेकिन तुम्हारे पास नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा स्थिति भी आ सकता है जब तुम हमको अपना गोल्ड ही वापस ना करो। ठीक है, इसके बाद SBI जो है वो 7th कंपनी बन गया है टू क्रॉस 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद इंडिया का UPI सिस्टम में पेरू भी अडॉप्ट किया है इंडिया का UPI सिस्टम। इंडिया का UPI सिस्टम में कौन कौन अडॉप्ट किया हुआ है, श्रीलंका, मॉरिशियस, फ्रांस, UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल। इसके बाद प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, इसमें 4 कंट्रीज का FPPs यानी कि फास्ट पेमेंट सिस्टम्स आपस में मिलता है और इंटरलिंक करता है कि हम लोग अपना एक देश में एक नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क में क्या होगा कि हम लोग पेमेंट जो है वो फास्टली कर पाएंगे हर जगह। तो ये फास्ट पेमेंट सिस्टम का एक नेक्सस बना रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था, BIS दिया था, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट दिया था। ये जो BIS है, यही बेसल नॉर्म्स भी लेकर के आता है। ये सारा बैंकों का बाप है, सारा सेंट्रल बैंक का भी बाप है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको हम लोग BIS कहते हैं। तो BIS का ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यहाँ पर एशियान का 4 कंट्रीज मिला हुआ है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। ये सब कोई फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये और बढ़ेगा प्रोजेक्ट नेक्सस। तो इंडिया जो है वो ज्वाइन कर लिया है, RBI ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ साथ इंडिया का जो टाटा ग्रुप है, ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। ठीक है, और ग्लोबल लेवल पे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन है, NVIDIA बन गया है।
एयर इंडिया जो है वो साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा है। कहां पर? अमरावती में, महाराष्ट्र में। एयरबस और टाटा ये लोग दोनों मिल करके एक देसी हेलीकॉप्टर बना रहा है, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर बना रहा है। इसके बाद हम लोग देखें कि मनी डिस्मॉर्फिया क्या होता है। मनी डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है कि आपको ऐसा फीलिंग होता है कि आप तो गरीब है लेकिन आप एक्चुअली में नहीं है। आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। ये सिचुएशन है, ये हेल्दी के साथ भी होता है, ये जो सिचुएशन है ये वेल्दी आदमी लोगों के साथ भी होता है और गरीब के साथ भी होता है। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए लेकिन गरीब जन्म नहीं दिए हैं, ठीक है। आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत इंक्रीज कर रहा है अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स। अभी इसका स्कोर कितना है? 445.5, 445.5, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि इंडिया और म्यांमार के बीच में पहला ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें कि रूपी कैश सेटलमेंट मैकेनिज्म काम करने लगा है। रूपी कैश सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है मैंने वीडियो में आपको बताया है, तो आप थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसमें आरबीआई कहता है कि जो भी कंपनी है जैसे कि क्रेड, फोन पे, उसके बाद अमेजन पे, पेटीएम, ये लोग अपना बिल को सेटल करता है, क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको सेटल करता है। तो आरबीआई कहता है कि आरबीआई के थ्रू ये करो। आरबीआई कहता है कि बीबीपीएस के थ्रू तुम लोग ये काम करो, बीबीपीएस के थ्रू तुम लोग क्रेडिट कार्ड का बिल सेटल करो, ठीक है। ये काम कह रहा है आरबीआई। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक जो है वो सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है जिससे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का सिक्योरिटी और बढ़ जाएगा, ठीक है। इंडिया का जो रिटेल डिजिटल पेमेंट है वो 60 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक। अभी कितना है? अभी 3.5 ट्रिलियन के हिसाब से है और ये ग्रो कर रहा है बहुत ही तेजी से। 2030 तक ये डबल हो जाएगा, 3.5 से बन जाएगा 6-7 ट्रिलियन डॉलर। सेबी जो है सेवा नाम का एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है फॉर इन्वेस्टर्स। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज हम लोग देखें, इसमें हम लोग देखें कि 81st एजीएम ऑफ आयाटा इंडिया में हो रहा है। 81st एजीएम ऑफ आयाटा, आयाटा मतलब कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। कहां पर हो रहा है? इंडिया में, दिल्ली में होगा। इसको कौन होस्ट करेगा? इंडिगो होस्ट करेगा इंडिया में, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिस्ट है कृष्ण कन्हैया, ये जो है ये जीता है दुबई में जाकर के एक एग्जीबिशन में ये प्राइज जीता है। एग्जीबिशन में ये गोल्डन कृष्णा एग्जिबिट किया था, ठीक है। इसके बाद यूएन क्लाइमेट हेड जो है जिसका नाम है साइमन स्टील, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो टारगेट किया था ना कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग करेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम लोग रहेंगे, लेकिन ये वाला जो टारगेट है वो हमारा अब ब्रीच हो जाएगा। हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि 2.7 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग का गर्मी पहुंच सकता है। पूरी दुनिया का गर्मी, पूरी दुनिया का गर्मी 2.7 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत ही गड़बड़ वाला बात है। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एग्री किया है कि जो हम लोग चुरा करके लेके गए थे 500 साल पुराना ब्रॉन्ज आइडल, इंडिया से जो चुरा करके लेके गए थे वो वापस लेकर के आएंगे। ऑक्सफोर्ड मतलब कि यूके, तो अंग्रेज जो है वो चुरा करके लेके गया था, वो बोल रहा है कि हम लोग जो चुरा करके नहीं लेके गए थे, हम लोग अच्छा दिमाग का सोच करके लेके गए थे, ठीक है, लेकिन हम लोग लेकर के आ जाएंगे। ये जो है ब्रॉन्ज आइडल है 500 साल पुराना, ये क्या है? ये एक संत का आइडल है जिसको हम लोग पूजा भी करते थे तमिलनाडु में। ये संत का क्या नाम है? संत तिरुमनकई अलवर, ठीक है। इसके साथ साथ अब 2025 को डेजिग्नेट किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूएन ने इसको डेजिग्नेट किया गया है, ठीक। इसके बाद थाईलैंड जो है वो लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को, ये फर्स्ट है इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इसके बाद ईरान का प्रेसिडेंट बन गया है मसूद पेजेस्कियान। इसके बाद डच पीएम बन गया है डिक स्पूफ। यूके का प्रधानमंत्री बन गया है कीर स्टारमर, ये एक प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स का लॉयर था पहले। इंडिया जो है वो पहला अपना जन औषधि केंद्र ओवरसी में खोल दिया है। कहां पर खोला है? मॉरिशियस में खोला है। एससीओ समिट अस्ताना कजाकिस्तान में हो रहा है, ये 24th एससीओ समिट है। इसके बाद 25th होगा, वो कहां होगा? चाइना में होगा। एससीओ हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में। इसमें 10 कंट्री है। 2023 में 8 कंट्री था, फिर एक ईरान ज्वाइन किया, फिर बेलारूस ज्वाइन किया, ठीक है, तो 10 कंट्री हो गया। इसके बाद एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर में इंडिया चेयरमैन बन रहा है, ठीक है, चाइना से चेयरमैनशिप ले रहा है। इसके बाद हम लोग देखें कि पीएम मोदी को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, इसका क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। फिलीपींस जो है इनको चुना गया है टू होस्ट क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड। ये जो है इस बोर्ड को जिसके अंदर ये फंड को मैनेज किया जाएगा उसका ये होस्ट बन गया, फिलीपींस बन गया है। फिर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो बांग्लादेश को 5th मेंबर बनाया है। सीएससी जो है ये मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है जिसमें 3 कंट्री था, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, फिर मॉरिशस भी आ गया, फिर अब जाकर के बांग्लादेश भी आ गया। ये हरिकन बिरल क्या है? हरिकन बेरिल जो है ये कैरिबियन आइलैंड में आया था जहां पर इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा था। इंडिया वर्ल्ड कप खेला और वहां से निकलना चाह रहा था लेकिन निकल नहीं पाया क्योंकि वहां पर हरिकेन आ गया था। हरिकेन जो है ना, हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक रीजन में, लेकिन अगर साउथ पैसिफिक या फिर इंडियन ओशियन में आ जाता है जिसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जापान जो है ये न्यू बैंक नोट लॉन्च किया है, इसमें ये लोग कटिंग एज होलोग्राफी इस्तेमाल किया है जिससे कि इसको ना कॉपी नहीं किया जा सकता है।
इसके साथ साथ जो कि विजुअली इंपेयर्ड आदमी होगा वो छू करके बता सकता है कि कितना रुपये की नोट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि ओम बिरला जो है वो 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम में लीड करेंगे, ठीक है। ये कहां पर हो रहा है? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में हो रहा है। एशिया टेक की चेयरमैन है रोशनी नादर, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, इसका क्या नाम है? सेविलियर डी लेजेंड डी ऑनर। इसके बाद हम लोग ऑब्चुरीज देखें। ऑब्चुरीज में देखें कि अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराते समय एक चीफ पुजारी थे जिसका नाम था लक्ष्मीकांत दीक्षित, वो अब नहीं रहे। साथ में एक कमला पुजारी नाम का एक वुमेन थी जो कि बहुत कंट्रीब्यूट की थी ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो भी अब नहीं रही। इसके साथ साथ क्रिकेट में एक डीएलएस मेथड यूज होता है, डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड। डकवर्थ जो है वो भी अब पास अवे हो गए हैं, वो भी अब निकल पड़े हैं, ठीक है, अपना भगवान पर चले गए। इसके बाद टाइटैनिक और अवतार का जो प्रोड्यूसर था, ठीक है, जॉन लंडू, वो भी डेथ हो गए, ठीक है। उसके बाद पद्म विभूषण, हंसना नहीं चाहिए, सॉरी, वो उनका नाम पे हम हंस दिए थोड़ा सा। पद्म विभूषण कार्डिक सर्जन एमएस वलियाथान, ये भी चल बसी। बुक्स में आप 3 बुक्स आप याद रखिएगा। पहला बुक्स है रविचंद्रन अश्विन का ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। दूसरा अल्पना किल्लावाला का बुक का नाम है ए फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल, इसके अंदर वो बताई है हर्षद मेहता का स्कैम, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सब बताया है। इसके बाद एक विदेशी आदमी इंडिया पे एक किताब लिखा है, क्या नाम है? द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी पे ये बनाया गया है, टीम वॉकर के द्वारा ये ऑथर किया गया। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें कि इसरो ने प्रभा सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। प्रभा का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, पैरेलल रैंक सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। सीएसआईआर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ये आइडेंटिफाई किया है एक माइक्रो एल्गी जो कि पोटेंशियल प्रोटीन सप्लीमेंट बन सकता है। इसका क्या नाम है इस माइक्रो एल्गी का? करेला सोरोकिनिया, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया और अमेरिका का एक एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, वो फर्स्ट वुमेन बन गई है टू पायलट बोइंग स्टारलाइन, ठीक। इसके साथ साथ एक स्नो ब्लाइंड मालवेयर आया है। ये क्या है? ये स्नो ब्लाइंड मालवेयर क्या है? आपका एंड्रॉइड सिस्टम घुस जाता है और सारा आपका बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को ले सकता है, ठीक है। अगर ये मालवेयर आ गया आपके फोन में तो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी गायब हो जाएगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी वो भेज देगा। इसके बाद हम लोग देखें कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ग्लोबल टेक आउटेज हो गया। क्या हुआ था एक्चुअली में? बीएसओडी हो गया था, बीएसओडी हो गया था, बीएसओडी, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो गया था, ठीक है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आया था कि क्लाउड स्ट्राइक नाम का एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, वो एक अपडेट लेकर के आया था, सॉफ्टवेयर अपडेट, जिसकी वजह से ये काम हो गया, गड़बड़ हो गया। इसके बाद हम लोग देखें कि यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी के हिसाब से जो जुलाई 21 है ये वर्ल्ड का हॉटेस्ट डे मनाया गया इन लास्ट 84 ईयर्स। इसके साथ साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रिलीज हुआ, जिसमें इंडिया का जो पासपोर्ट है उसका रैंक है 82। टॉप में कौन है? टॉप में सिंगापुर। अगर आप सिंगापुर का पासपोर्ट रखते हैं तो 195 कंट्रीज में आप जा सकते हैं, लेकिन इंडिया का अगर पासपोर्ट रखते हैं तो आप सिर्फ 58 डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर। नंबर 2 पे कौन है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, जापान, ठीक है। फिर यूएनसीटीएडी का रिपोर्ट जारी हुआ है जिसका नाम है, रिपोर्ट का नाम है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। इनका कहना है कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोथ देखा है इन ई वेस्ट जनरेशन, यहाँ पर बहुत इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ कंटार स्टडी के द्वारा कहा गया है कि गूगल, टाटा मोटर, अमेजॉन, जियो और एप्पल जो है ये मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड है इंडिया में। ये जो किया गया है ये एक सर्वे के बाद किया गया, ये सर्वे किया गया था 23,000 पीपल पे इन 18 कंट्रीज, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है ये एक्स प्लेटफॉर्म में मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर बन गए, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया जो है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन बहुत कर रहा है, नियरली 25% कर रहा है ऑफ वर्ल्ड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया है आपका जून जुलाई, थोड़ा सा बचा हुआ है उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि अभी मैं निकलूंगा रांची जहाँ पर मेरा एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो मुझे जाना होगा, अभी निकलना पड़ेगा ट्रेन से, तो उसके बाद मैं फिर वीडियो को नहीं कर पाऊंगा, वीडियो एडिट हो जाए यही बड़ा बात है, ठीक है। फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट में बात करता रहूंगा, कॉन्टैक्ट में रहूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो को आप 2 बार देख लेंगे, 7 तारीख का दिन है आपके पास, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जीतते रहिए और फोड़ के आइए एग्जामिनेशन में, ओके।